सो वेलकम 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 एवरीवन एंड आई होप हमारा ऑडियो वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। मेरे प्यारे प्यारे सीए इंटर के बच्चों के लिए लेकर आ चुका हूँ आपका सबसे स्कोरिंग टॉपिक। ये अगर चैप्टर आपको एग्जाम में दिखा, पहले उठने का, डांस करने का और फिर सॉल्व करने का, सर कितने मार्क का आता है? इट डिपेंड्स। कभी कभी 4 मार्क का भी आएगा, कभी कभी मुझे लगता है 4 से 10 के रेंज में मान सकते हो, पर रेयर केस में 14 मार्क भी जाता है। तो बहुत स्कोरिंग अगर आ गया तो ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर है, इसमें जो भी रेलिवेंट कंसेप्ट है वो पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जो भी मेरी ये बोर्ड नोट्स है, मैंने सारे सोल्यूशन वगैरह जो भी कंसेप्ट वगैरह है वो इस बोर्ड नोट्स पे क्लास में लिखाता हूं मैं। तो ये बोर्ड नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। यू कैन गो एंड डाउनलोड फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा जो भी मैं क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा वो मेरी इस क्वेश्चन बैंक से मैं रिवाइज कराऊंगा। अगर आपने किसी और फैकल्टी से पढ़ रखा है, आपके पास कोई और क्वेश्चन बैंक है, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू चेंज द क्वेश्चन बैंक बार बार। तो आप जो क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो, बस जो बैलेंस शीट में कंपनी का नाम है उसके थ्रू आप क्वेश्चन ढूंढने का ट्राई करना। इन केस आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है या आपको लगता है कि अपग्रेड करना है, सो देन यू कैन बाय दिस क्वेश्चन बैंक। इट इज अवेलेबल ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप ले सकते हो। बट ऑनेस्टली अगर आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक है तो आप उससे काम चलाओ, बस कंपनी के नाम से क्वेश्चन ढूंढ लिया करना, ठीक है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक और चीज, मुन्ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके अलावा मैंने एक और काम पता है क्या किया, सुनो। आपको दिखेगा यहाँ AK वाई एक्सक्लूसिव, इसमें क्या किया पता है मैंने? अब जो मेन चैप्टर्स होते हैं उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस पूरी पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिख कर दिए है, वो मैं सारे रिवाइज करवाऊंगा। बट कुछ कुछ क्वेश्चन में सिर्फ एका दुक्का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने वो भी लिख के दिया एज पर माई क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो अब जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो मैं ये जितने भी LDR क्वेश्चन है सारे करवाऊंगा, और जिस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट है वो एडजस्टमेंट में आपका डिस्कस करूंगा। तो ये क्या होता है, आपके लास्ट डे के लिए होलसम एक समरी बन जाती है आपके लिए। तो आप है ना, ये बाकी चैप्टर्स में भी आप ऐसा कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा कर सकते हो। इसे होगा क्या, पहली बार में भले ही सारे क्वेश्चन कर लो, बट सब्सिक्वेंट रिवीजन में एग्जाम के पहले आप सब कुछ नहीं कर पाओगे। सो दिस इज स्मार्ट वर्क विच आई विल डू। जो भी मैं चैप्टर्स डालूंगा अभी रिवीजन न्यू वाले, उसमें मैं कोशिश जरूर करूंगा इस बात को लेकर, ठीक है। तो जो भी आप रहेगा ये PDF में डालूंगा मेरे इस पे टेलीग्राम पे, यू कैन गो एंड डाउनलोड इट, ओके। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? जब आप कंपनी बंद किए बिना एग्जिस्टिंग कंपनी में कुछ रीऑर्गेनाइजेशन या फेरबदल वगैरह करते हो, उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दैट मींस टू रीबिल्ड और रीअरेंज द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक आपने ऑपोजिट नाम भी सुना रहेगा, वो है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हम AS14 अमालगमेशन में पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, हम जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको बंद करके एक न्यू ब्रांड नेम, एक न्यू कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। वो यहां कवर्ड नहीं है, वो AS14 में कवर्ड है। यहां कब आना है, जब आप एग्जिस्टिंग कंपनी में ही चेंजेस वगैरह कर रहे हो। अब वो चेंजेस वगैरह कैसे करेंगे उसका मैं आपको एग्जांपल अभी देता हूं, नीचे इधर आ जाओ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये AK लिमिटेड है, ठीक है। तो ये इसके कैपिटल, लाइबिलिटीज और ये असेट्स है। अब आप असेट साइड में देखना, आपको दिखेगा PNL का डेबिट बैलेंस 5 करोड़ का। PNL का डेबिट बैलेंस मतलब कंपनी भयंकर लॉस मेकिंग है। अब ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो बंद हो जाओ क्योंकि आप लॉस कर रहे हो भाई, नुकसान कर रहे हो। एक और तरीका होता है, वो बोलते हैं नहीं यार, हार नहीं मानेंगे, है ना, एक आखिरी कोशिश करेंगे। तो वो करते हैं अपनी कंपनी के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन। इसमें होता क्या है, वो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और आउटसाइड लायबिलिटीज को बोलते हैं आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट फॉरगो कर दो। मान लो शेयर होल्डर्स को बोलेंगे 10 करोड़ का कैपिटल है ना, 3 करोड़ फॉरगो कर दो। डिवेंचर वाले को बोलेंगे 8 करोड़ का कैपिटल है ना, 1 CR फॉरगो कर दो। ट्रेड पेबल को बोलेंगे 6 करोड़ भरना है ना, 1 करोड़ माफ कर दो। सर इन लोग क्यों माफ करेंगे? भाई माफ नहीं करेंगे तो कंपनी डूबेगी, पूरा नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा छोटी मोटी माफी करने से थोड़ा बहुत पैसा रिकवर तो हो जाएगा। हाँ सर, तो ये जो भी माफी वगैरह करेंगे, ये इनकी माफी हम यूटिलाइज करेंगे टू राइट ऑफ द PNL डेबिट बैलेंसेस। अब वो कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगा, बट दिस इज वाई द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो भी ये फॉरगो वगैरह करते हैं ना कंपनी के शेयर होल्डर्स या आउटसाइड लायबिलिटी, वो फॉरगो को बुक करने के लिए हमें कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएट करते हैं। सर समझा नहीं, वापस एग्जांपल दो। मान लो आपका कैपिटल 10 करोड़ था पहले, अब आपको 3 CR से गिराना है, तो आप एंट्री मारोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये फायदा हो गया ना, बिकॉज वो 3 करोड़ का कैपिटल माफ कर दिया, तो आप बोलोगे टू कैपिटल रिडक्शन। मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होने वाले फायदे नुकसान को बुक करने के लिए हम एक टेम्पररी अकाउंट विच इज इन द नॉमिनल अकाउंट के नेचर, वो क्रिएट करते हैं कैपिटल रिडक्शन। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे डिवेंचर वाले को बोला 8 CR में से 1 CR भूल जाओ,
तो अब लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है, तो आपने बोला लाइबिलिटी डेबिट किया टू कैपिटल रिडक्शन। अच्छा एक और, ट्रेड पेबल 6 CR से 1 CR कम करना है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो आपके कैपिटल रिडक्शन में अभी कितना अमाउंट आ गया, ये 3 CR प्लस 1 CR प्लस 1 CR, आपके कैपिटल रिडक्शन में 5 CR का बैलेंस आ गया। अब ये 5 CR का बैलेंस आप यूटिलाइज करोगे टू राइट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस का लॉसेस, जो डेबिट बैलेंस है आपके पीएनएल में, वो राइट ऑफ करने के लिए आप यूटिलाइज करोगे। तो दिस इज अ रफ फिगर कि हाउ द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग। ऑफकोर्स में बहुत सारी क्वेरीज आएगी कि सर अगर कैपिटल रिडक्शन में ज्यादा बैलेंस हो गया तो क्या, सर अगर इसमें बैलेंस कम पड़ गया तो क्या, वो सब के लिए अपन क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। अच्छा तो इसमें नॉर्मली आपको जर्नल एंट्रीज पूछेगा, कभी कभी आपको लेजर या बैलेंस शीट भी पूछेगा। अब बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, इस दुनिया की सबसे आसान बैलेंस शीट, मान लो आपने ये पुरानी बैलेंस शीट थी, आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपको नई बैलेंस शीट देनी है, तो इसमें क्या इंपैक्ट है, कैपिटल 10 के बदले 7 हो जाएगा, डिवेंचर 8 के बदले 7 हो जाएगा, ट्रेड पेबल 6 के बदले 5 हो जाएगा, और उसके अलावा ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस नहीं दिखेगा, तो इट विल टैली एट सम अदर अमाउंट। इसमें बस एक बात ध्यान रखना, वेन एवर यू आर डूइंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बैलेंस शीट के आगे आपको 2 वर्ड यूज करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं एंड रिड्यूस्ड, ताकि शेयर होल्डर्स को मालूम पड़े कि आपने ऐसा कोई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर। यही मैंने चीज यहां लिख के दी है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होती है रीस्ट्रक्चरिंग विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी। उसके अलावा इसके अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और ऑल्टरनेटिव इसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। आप दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो, वो हम क्रिएट करते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट के नेचर का अकाउंट है, बराबर। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो भी फायदे हो रहे वो आप इसमें क्रेडिट करोगे, जो भी नुकसान है वो इसमें आप डेबिट करोगे। वो सब हम एंट्रीज का तो सीखेंगे, बट आई होप आपका बेसिक क्लियर हो जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर। आगे आ जाओ। अब मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊं उसके पहले अलग अलग केसेस में एंट्रीज क्या होगी वो बताने का ट्राई करूंगा। आपका जो बेसिक्स है ना अकाउंट्स का एंट्रीज मारने का, बस वो ध्यान रखना, अलग से कोई रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मान लो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसमें आपने असेट की वैल्यू इंक्रीज कर दी। सर इंक्रीज वगैरह कैसे कर दी, असेट को आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी है, तो असेट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो असेट बढ़ेगा, और असेट बढ़ना फायदे की बात है, तो बोलना टू कैपिटल रिडक्शन। अच्छा कभी कभी असेट डिक्रीज भी करना पड़ता है ना, आप असेट को प्रॉपर वैल्यू पे लेकर आ रहे हो तो वैल्यू गिर जाती है उसकी, तो उस केस में आपका असेट होगा क्रेडिट और असेट गिरना इज अ नुकसान, तो कैपिटल रिडक्शन होगा डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सबको समझा ये वाला? सॉरी तो बहुत सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है। इधर आ जाओ। दूसरा, फॉर क्लेम्स वेव्ड ऑफ बाय क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स या आउटसाइड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वाले जब कोई अपना अमाउंट माफ करते हैं तो लाइबिलिटी होएगा डेबिट, और आप बोलोगे टू कैपिटल रिडक्शन। ये सेम चीज हमने यहां भी की थी, जैसे डिवेंचर वाले ने 1 करोड़ माफ किया तो हमने क्या एंट्री मारी, 10% डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन 1 CR 1 CR। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी सेटल होती है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी? मान लो आपकी बैलेंस शीट है, ये है लाइबिलिटी, ये है असेट। कंटीजेंट लाइबिलिटी आपके बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखता है, मतलब ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं हुई उसके माफ करने पे क्या एंट्री होगी? नो एंट्री सर। इश्क दी गली विच नो एंट्री। क्यों? अरे जब लाइबिलिटी ही नहीं है तो उसको कैंसिल करने के लिए थोड़ी ना कोई एंट्री मारोगे। तो वो बोलता है व्हेन द कंटीजेंट लाइबिलिटी इज कैंसिल्ड देयर विल बी नो एंट्री बिकॉज इन बैलेंस शीट सच लाइबिलिटी वाज नॉट recorded, therefore there will be no entry for waiver of this liability. is this clear? एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा कुछ एग्जांपल दिया मैंने कंटीजेंट लाइबिलिटी के, देखो पहला है अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटमेंट, और तीसरा है अगर कोई दूसरी कंटीजेंट लाइबिलिटी इसमें क्वेश्चन में मेंशन की गई है तो ध्यान रखना, ठीक है। इसमें अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड और ये कैपिटल कमिटमेंट बहुत बार यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ आगे। अच्छा कभी कभी क्या होता है, कंटीजेंट लाइबिलिटी कैंसिल नहीं होती है, कंटीजेंट लाइबिलिटी इज पेड ऑफ, तो क्या करोगे? सर ये लाइबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की वो आप पे ऑफ कर रहे हो, तो ये तो भयंकर नुकसान हो गया सर। तो अब 2 तरीके हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप पहले लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करो, तो आप बोलोगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए मैंने क्रेडिट किया वो तो समझ आया, बट कैपिटल रिडक्शन डेबिट क्यों किया? बिकॉज आप एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हो, ये आपके लिए नुकसान की बात है, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी में जो भी नुकसान होते हैं स्कीम में वो सारे कैपिटल रिडक्शन में ही जाते हैं, तो इसलिए होते हैं कैपिटल रिडक्शन टू लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी आपने क्रिएट तो कर ली, अब आप इसको पे ऑफ करोगे तो बोलोगे लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। दिस इज वन वे ऑफ पासिंग द एंट्री, है ना। ये है आम जिंदगी। अब दिखाते हैं आपको मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है सर? कि भाई आपने लाइबिलिटी क्रिएट किया, लाइबिलिटी पे ऑफ किया, नेट एंट्री मारो ना सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
टू कैश बैंक। दिस इज वन वे ऑफ पासिंग द एंट्री। आज के बाद क्वेश्चन में हम हमेशा सेकंड वाला तरीका अपनाएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा, इसका लॉजिक भी सुन लेना। कंटिजेंट लायबिलिटी पे करना, जो लायबिलिटी थी नहीं उसको आपने पे किया, तो देखो आप लायबिलिटी डेबिट तो नहीं कर सकते बिकॉज वो लायबिलिटी थी नहीं, तो जो लायबिलिटी थी नहीं उसको पे ऑफ किया ना, नुकसान की बात है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन टू कैश बैंक। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। उसके अलावा जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करोगे तो बहुत सारे खर्चे करने पड़ सकते हैं, तो वो सारे खर्चे भी नुकसान है, कैपिटल रिडक्शन टू कैश बैंक। क्लियर है वाला पार्ट? एकदम क्लियर है। उसके बाद फॉर इनटेंजिबल असेट्स अपीयरिंग बैलेंस शीट, अब इसमें ध्यान रखना हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है। इनटेंजिबल के एग्जांपल देख लो, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स वगैरह। अब इनटेंजिबल के लिए, इन केस ऑफ गुडविल, मैं गुडविल के अलग से बात करूंगा। इन केस ऑफ गुडविल इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि क्या करना है इसके साथ, तो राइट ऑफ कर देना है इसको पूरी तरीके से। सर क्यों? देखो, इंटरनल रिको आप कब करते हो? जब आपकी कंपनी भयंकर लॉस मेकिंग है। भाई अगर आप इतने ही लॉस मेकिंग हो, एकदम सही कहा, जब इतने ही लॉस मेकिंग हो तो गुडविल कहां से दिख रहा है तुम्हारे कंपनी में? भाई राइट ऑफ करो उसको। लॉजिकल भी है ना यार, इसलिए गुडविल के लिए कुछ भी ना बोला गया हो तो पूरा पूरा राइट ऑफ कर देना। सर अगर स्पेसिफिकली बोला है तो कि 50% राइट ऑफ करो, 60% राइट ऑफ करो, फिर जो बोला है वो फॉलो करना। बट अगर कुछ नहीं बोला है तो गुडविल के लिए आप राइट ऑफ कर देना पूरा। व्हाट अबाउट इंटेंजिबल्स अदर देन गुडविल? उसमें अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है वैसे ही करना। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है राइट ऑफ करने की तो राइट ऑफ करना। क्वेश्चन में इनके बारे में कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन चुप है चुप, तो आप भी कुछ मत करना। मतलब बाकी इंटेंजिबल्स का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, गुडविल का अलग है। वापस बता दो, कंफ्यूज मत होना। गुडविल में अगर क्वेश्चन ने बोला है तो जैसा बोला है वैसा करना, अगर नहीं बोला है तो पूरा राइट ऑफ कर देना, पहला। दूसरा, बाकी इंटेंजिबल में जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही करना, कुछ नहीं बोला तो कुछ मत करना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। उसके बाद सातवां एडजस्टमेंट, ये सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट आईसीआई का, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। याद है हमने यहाँ शेयर कैपिटल कम किया था मेरे क्वेश्चन में 10 CR से, 10 CR था, उसमें से 3 CR मैंने कम कर दिया था। तो इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। मान लो आपने शेयर का फेस वैल्यू रिड्यूस किया। इसको समझने के लिए मेरा एग्जांपल ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हर क्वेश्चन में आता है। कंपनी हैड 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए वाले, रिड्यूस द फेस वैल्यू ₹2.4। आपने 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर्स कैंसिल करके उसको गिरा के 4 रुपए के ऊपर ले आए। मतलब आपने रिडक्शन कितने से किया है? आपने रिडक्शन 6 रुपए से किया है। नेट एंट्री मत मारना, यहां ग्रॉस एंट्री मारते हैं। ग्रॉस एंट्री का मतलब क्या, समझने का ट्राई करना। पहले कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स है 10 रुपए के, उसको डेबिट कर देना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए वाले, जितना भी है 10,000 टू 10 बराबर। फिर आप जो 4 रुपए वाले शेयर्स, आप 10 से गिराकर 4 पे आ रहे हो ना, तो 4 रुपए वाले शेयर्स को आप री रिकॉर्ड करना। तो बोलना टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹4, अमाउंट रहेगा 40,000 और बैलेंसिंग फिगर रहेगा आपका कैपिटल रिडक्शन 60,000। अब ये मैं प्रूव भी कर सकता हूं कि करेक्ट है। देखो आपने 10 रुपए की फेस वैल्यू से गिर के 4 रुपए पे आए थे ना, तो 6 रुपए का आपने रिडक्शन बोला था। तो 10,000 शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पे अगर आप 6 रुपए का रिडक्शन करते भी हो तो रिडक्शन में आपका 60,000 ही जाता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ध्यान रखना। तो ये एंट्री काफी इंपॉर्टेंट है, वापस रिपीट करूं। जो इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपए वाले, वो गिर के हो गए 4 रुपए वाले, तो 10 वाले को बाहर करना, 4 वाले को रिकॉर्ड करना, डिफरेंस जाएगा कैपिटल रिडक्शन के अंदर। अगला, व्हेन ओनली द पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस्ड। अब कभी कभी क्या बोलता है, इसमें क्या बोला था मैंने कि कंपनी का फेस वैल्यू कम किया है, तो मैंने ग्रॉस एंट्री मारी, 10 रुपए का पूरा बाहर किया, 4 रुपए का नया रिकॉर्ड किया, डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि पेड अप वैल्यू कम हो रहा है, पेड अप वैल्यू, तो पेड अप वैल्यू वाले केस में पता है क्या करना, आप नेट एंट्री पास कर सकते हो। नेट मतलब 10 रुपए का जो पेड अप वैल्यू है वो 4 रुपए पेड अप पे आ गया, तो इस केस में 6 रुपए से कम हुआ ना, तो आप एंट्री माना इक्विटी कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन 60,000। अब आप बोलोगे ये वाले केस में हमने नेट एंट्री क्यों पास करी? क्योंकि शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो चेंज नहीं हुआ है। फेस वैल्यू पहले भी 10 था, फेस वैल्यू अभी भी 10 है, बस पेड अप वैल्यू कम हुई है, तो इसलिए हम नेट एंट्री पास करते हैं। अच्छा, अब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, बताते ही नहीं है कि फेस वैल्यू कम हुआ कि पेड अप वैल्यू कम हुआ, है ना। तो मैंने नोट लिख के दिया हुआ है कि अगर नहीं बताया है फेस वैल्यू कम हुआ है कि पेड अप वैल्यू कम हुआ है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि कौन सी वैल्यू कम हुई है। बट अगर ऐसा बोला है कंपनी रिड्यूस द वैल्यू टू ₹4, अब फेस वैल्यू कम की पेड अप वैल्यू कम ये नहीं बताया, तो मान लेना फेस वैल्यू कम हुआ होगा, ठीक है। मैंने लिख के भी दिया हुआ है, इफ इन क्वेश्चन नो स्पेसिफिक इन्फो इज गिवन एज टू वेदर पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस और फेस वैल्यू इज रिड्यूस, इट इज अज्यूम दैट फेस वैल्यू इज रिड्यूस, और जो आपने ये वाली ग्रॉस वाली एंट्री मारी थी ऐसे आप एंट्री पास कर दे ना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। उसके बाद इंटरनल रिको में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जब आपके जितने भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिए वो सारे एडजस्टमेंट हो जाए, तो एक आपको चीज करनी होती है, वो है जितना भी बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में आया है उससे आप पीएनएल का डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, दूसरा कोई
लॉसेज वगैरह है वो राइट ऑफ करने के लिए यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेरा बेस एग्जांपल याद है ये वाला, इसमें मैंने क्या किया था, इसमें जैसे ही मेरे पास ये फॉरगो करके बैलेंस आया 5 करोड़ का, वो बैलेंस को मैंने पीएनएल का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करने के लिए यूज किया। ये एंट्री हर बार भूलोगे, भूल मत जाना, है ना, ये डे की तरह भूल मत जाना, ठीक है, ध्यान रखना। तो वेन एवर द क्वेश्चन इज ओवर, जो भी कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस है उसको यूटिलाइज करना टू राइट ऑफ द पीएनएल का डेबिट बैलेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस वगैरह। ये राइट ऑफ करने के बाद भी कभी कभी कुछ पैसा बच जाता है कैपिटल रिडक्शन में, तो अगर पीएनएल राइट ऑफ करने के बाद भी कैपिटल रिडक्शन में कुछ बैलेंस बच जाए तो उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। क्लियर है वाला पार्ट? यस। उसके अलावा आखिरी नोट, जब आप ये इंटरनल लिको करने के बाद जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में वर्ड एंड रिड्यूस यूज करना मत भूलना। दैट्स इट, ये आपका थियरी वाला पार्ट हो जाता है। अच्छा, ऑफ कोर्स इसके अलावा इंटरनल लिको में 2-3 और कंसेप्ट है, जैसे सब डिवीजन, शेयर कंसोलिडेशन, वो सब मैं नीचे कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। उसके अलावा शेयर सरेंडर वाला भी कंसेप्ट है, वो जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके पहले कंसेप्ट कराऊंगा। तो अभी जितना मैंने बेसिक पढ़ाया उस पर जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है अपन फटाफट से वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ, किताब में खोल लो क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके किताब दूसरी है तो बस ये ढूंढना कि एक एन कंपनी मैंने कहां लिख, आपके किताब में किधर है, ठीक है, आ जाओ। चलो देखना क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। सबसे पहले आप बैलेंस शीट को ऊपर ऊपर से देख लिया करना ऐसे केस में, ठीक है। रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, वो नेगेटिव ही होगा भाई, तभी तो इंटरनल इको कर रहे हैं ना इन लोग। फिर बैंक कोडी वगैरह दिया हुआ है, उसके बाद आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब है ना, हमेशा पहले ये देख लिया करना आपको क्या क्या पूछा है लास्ट में। जनरल एंट्री बैलेंस शीट दोनों पूछा है कि कोई एक पूछा है। तो इसमें बोलता है एंट्रीज भी चाहिए और बैलेंस शीट भी चाहिए। बैलेंस शीट को टैकल करने का एकदम सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है, कि यार आप एंट्री पास करते करते अपनी बैलेंस शीट कैसे रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको शायद आता भी रहेगा, नहीं आता तो मैं सिखाता हूं, फटाफट से देख लो क्या बोलता है। हम क्विकली सारे एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, क्विकली। प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटर्न डाउन टू 75। अब पेड अप वैल्यू कम करने की फेस वैल्यू ये नहीं पता, तो हमेशा फेस वैल्यू कम करना, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कितने के थे, 100 रुपए के थे, 4 लाख वाले, गिरा के 75 पे लाना है। तो एंट्री देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपए वाले तो 4 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे लेकिन फेस वैल्यू गिर जाएगी, तो वो 3 लाख होएगा, बैलेंस जाएगा कैपिटल रिडक्शन के अंदर। ये पहला एंट्री आपने मारा। अब क्या करना पता है, इस पूरे एंट्री का क्वेश्चन के बैलेंस शीट में इंपैक्ट लिख लेना। जैसे कैपिटल आपका 4 लाख से कम हुआ है, तो देखो मैंने कैसे किया है, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया 4 लाख कि मेरा कम होने वाला है। उसके अलावा यही कैपिटल 3 लाख से इंक्रीज हुआ है, तो मैंने लिखा प्लस 3 लाख, ऐसा। सर व्हाट अबाउट कैपिटल रिडक्शन, ये तो टेम्पररी अकाउंट है, ये बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, इसका अपन लास्ट में एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है, तो इसका भी कुछ मत करना। अच्छा, आगे क्या बोलता है, सेकंड एडजस्टमेंट बोलता है कि, अच्छा सेकंड मतलब इसके आ गई, इक्विटी शेयर्स 2 रुपीज टू ईच। अब देखो क्या बोलता है, जो 10 रुपए का शेयर है उसको गिरा के 2 पे ले आना। तो सिंपल, इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 75,000 शेयर 10 रुपए वाले, आगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000 शेयर सेम रहेंगे, बस 2 रुपए हो जाएंगे, फेस वैल्यू कम हो जाएगी, बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में। अब इसका भी इंपैक्ट आपके नोट्स अकाउंट्स में लिख लो फटाफट से। कैसे, कैपिटल आपका 7.5 से कम हो रहा है, फिर आपका 1.5 से कैपिटल बढ़ रहा है, दैट्स इट। कैपिटल रिडक्शन का आप इंपैक्ट बैलेंस शीट में मत लिखना। क्लियर है वाला पार्ट? एकदम क्लियर है सर, पहली एडजस्टमेंट आपसे हो गई। पहला क्वेश्चन है, चाहो तो थोड़ा स्लो जाता हूं, जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस है उसमें अपन क्विकनेस मेंटेन कर सकते हैं। आगे, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स व्हिच आर इन अरियर्स फॉर 4 इयर्स, मैंने क्या कहा था, अरियर्स का अगर वेवियर हुआ है कोई एंट्री नहीं मानता है। 3/4 टू बी वेव्ड, 3/4 डिविडेंड वेव हो गया है, जो वेव ऑफ हो गया उसका कोई एंट्री मारना ही मत। क्यों, जो लाइबिलिटी है ही नहीं उसके वेवर की कोई एंट्री नहीं मारने का, बराबर जो रिलेशनशिप में है ही नहीं वो ब्रेकअप नहीं बनाएगा ना, आप समझ है। इधर आओ, तो मैंने देखो ऐसे किया हुआ है कि जो जितना भी पहले 4 साल का डिविडेंड निकाल लो, 96,000 है, 3/4 मतलब 3 साल का जो डिविडेंड है वो वेव्ड है, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। बाकी के लिए क्या करना है, बाकी के लिए बोलता है 3/4 वेव्ड एंड इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर, मतलब जो 1/4 है, 1 ईयर का डिविडेंड है उसको इक्विटी शेयर्स देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं थी तो आप लाइबिलिटी डेबिट नहीं कर सकते, आप डेबिट कर देना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अब कैश नहीं शेयर्स दे रहे हो तो बोलना टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अमाउंट रहेगा 24,000। अब इसमें बैलेंस शीट में इंपैक्ट कैसे लोगे, कैपिटल रिडक्शन का अभी मत इंपैक्ट लो, टू इक्विटी कैपिटल क्या मतलब इक्विटी कैपिटल बढ़ने वाला है, तो जाके लिख देना बढ़ने वाला है 24,000। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर, आगे बढ़ेंगे, आ जाओ। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, बोलता है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स टू बी पेड इन कैश। जो डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पेबल है उसको आपको कैश में निपटाना है। तो इंटरेस्ट पेबल कहां है, कहां हो तुम, ये रहा इंटरेस्ट पेबल 22,500 कैश में देना है। तो आप एंट्री मारोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लाइबिलिटी रिकॉर्डेड थी तो लाइबिलिटी डेबिट टू कैश बैंक, ये आपने एंट्री मारा। अब इसमें एडजस्टमेंट कैसे लिखोगे, बैलेंस शीट में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और आपका जो कैश बैंक है, अब कैश तो था ही नहीं सर
क्वेश्चन में, तो अलग से कैश लिख दो और उसमें लिख दो -22,500, ऐसा करके लिख देना, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें एक और चीज़ आपके मन में आ सकती है, सर इसमें कैपिटल रिडक्शन तो आया ही नहीं। देखो भाई, इंटरनल रिको के हर एंट्री में कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन तब आएगा जब या तो कोई फायदा हुआ है या फिर कोई नुकसान हुआ है। जैसे लायबिलिटी को हमने कैश दिया तो कोई फायदा हुआ है क्या? नहीं ना भाई, लायबिलिटी थी, पेमेंट कर दिया, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, तो देयर विल बी नो कैपिटल रिडक्शन। जस्ट रिमेंबर दिस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। अभी अगला एडजस्टमेंट देखते हैं, फटाफट से आ जाओ प्लीज। क्या बोलता है अगला एडजस्टमेंट? अपन ने डिवेंचर, अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाला पढ़ा। अब क्या बोलता है? डिवेंचर होल्डर्स अग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, है ना, वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जाएंगे। बुक वैल्यू 1 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ 120। एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जिसका बुक वैल्यू 1 लाख है, उसको 120 पे लेकर जाएंगे। तो पहले तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाओ, क्योंकि आपके बुक्स में 1 लाख पे, उसको 120 पे लेकर आओ। तो 20,000 से आप इंक्रीज करोगे असेट को। असेट को इंक्रीज करना सिखाया था ना, असेट डेबिट करोगे टू कैपिटल रिडक्शन। तो देखो ये एंट्री मारी है, असेट डेबिट किया टू कैपिटल रिडक्शन, ये हो गया। यस। उसके बाद क्या करना है? ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को आप थमा देना डिवेंचर वालों को। तो बोलेंगे ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 130 secured by a floating charge on company's assets at an interest rate of 8%। इसका मतलब क्या है सुनना। सबसे पहले ये 1,20,000 का आप डिवेंचर को पेमेंट कर दो, तो प्रॉपर्टी दे दो, तो 6% डिवेंचर 1,20,000 टू फ्री और प्रॉपर्टी 1,20,000, ये हो गया। अब ये आगे क्या लिखा है? एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। दैट मीन्स इसी डिवेंचर होल्डर से हम और लोन लेंगे, हम और कैश लेंगे, फ्री में नहीं, 8% इंटरेस्ट रेट पे लोन लेंगे। तो हम इसकी एंट्री मारेंगे कैश बैंक, पैसा आएगा अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स 1,30,000। I'll again repeat this whole adjustment। इस पूरे एडजस्टमेंट को आप 3 पार्ट में बांटोगे। पहला, प्रॉपर्टी का बुक वैल्यू 1 लाख, वो हो गया 120, तो वो 20 के इंक्रीज के एंट्री मारी, ठीक है। दूसरा, आपने ये इंक्रीज करके प्रॉपर्टी दे दी डिवेंचर को, तो डिवेंचर किया डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तीसरा, इन्हीं डिवेंचर वालों से आपने बोला पैसे की जरूरत है, थोड़ा और पैसा दे दो, तो बोला कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स। सबको समझा? यस। अब सेम तरीके से आप इसको भी अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करो। कैसे? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 20 से बढ़ रहा है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में बोलना +20। आगे बोलता है कैपिटल रिडक्शन छोड़ दो, 6% डिवेंचर्स 120 से गिर रहा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 120 से गिर रहा है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 120 से गिर रहा है और जो 6% डिवेंचर्स है वो 120 से गिर रहा है। हो गया सर। उसके बाद हमने नया डिवेंचर इशू किया पैसा रेस करने के लिए, तो कैश बैंक बढ़ेगा, डिवेंचर बढ़ेगा। तो देखो 8% डिवेंचर, नया डिवेंचर आ गया 1.3 लाख का, और कैश बैंक में आपका बढ़ेगा 1.3 लाख से। इतना क्वेश्चन में करते हुए चलोगे ना, बैलेंस शीट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, आगे ये हो गया अपना एडजस्टमेंट, ये भी एडजस्टमेंट हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। पेटेंट्स एंड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ, तो जो भी पेटेंट गुडविल है वो राइट ऑफ करना है। कहां गया पेटेंट गुडविल? ये रहा, पेटेंट और गुडविल 130 और 37,500 राइट ऑफ कर देना। एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन टू गुडविल टू पेटेंट। क्यों? असेट राइट ऑफ कर रहे हो तो टू असेट करोगे, और नुकसान है ये, तो डेबिट करना कैपिटल रिडक्शन। इसका भी इंपैक्ट ले लो, बैलेंस शीट में गुडविल इतने से कम होएगा, पेटेंट भी इतने से कम होकर 0 हो जाएगा पूरा वो। आगे बोलता है इन्वेंट्री टू बी रिटर्न ऑफ बाय 65,000। पूरी इन्वेंट्री राइट ऑफ नहीं करनी है, 65,000 की राइट ऑफ करनी है। एंट्री सेम, असेट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू द इन्वेंट्री अकाउंट, तो ये आपका एंट्री हो जाएगा। उसके बाद बोलता है अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन क्रिएट करो बैड डेट्स पे, तो एंट्री मारोगे कैपिटल रिडक्शन टू प्रोविजन। लायबिलिटी क्रिएट करो, नुकसान की बात है बस। हाथों हाथ इसका इंपैक्ट भी लेते हुए चलना। ये जो प्रोविजन फॉर लायबिलिटी है, फॉर बैड डेट्स है, ये डेटर से कम होकर दिखता है। तो बैलेंस शीट में देखो जो भी मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स है, कहाँ गया मेरा ट्रेड रिसीवेबल? देखो यहाँ से लेस प्रोविजन करके मैंने आपको दिखाया हुआ है, इफ यू कैन सी दिस। क्लियर है वाला पार्ट? एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोलता है अगला एडजस्टमेंट? रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिवेंचर होल्डर्स टू बी रीवैल्यूड एट 387,500। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब देखो, पहले आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी 4,25,000, इसको आपने बढ़ाया 20 से और माइनस किया 120 बराबर, तो कुछ तो अमाउंट आएगा। देखो मैंने करके दिया हुआ है, 425 था, बढ़ाया 20 से और माइनस दे दिया डिवेंचर वाले को 120, तो बचा कितना? 325। ये इसको रीवैल्यू करना है टू 387,500। 325 को रीवैल्यू करना है एट 387,500। इंक्रीज हो गया ना, इस इंक्रीज की एंट्री मारोगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कैपिटल रिडक्शन, खत्म कहानी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेचना है 140 में। दिख कितने पे रहा है इन्वेस्टमेंट पे? इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 55,000 पे। एंट्री सिंपल है, नॉर्मल सेल की एंट्री, कैश बैंक बेचने पे आएगा तो कैश बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट
अब ये जो भी फायदा है, नॉर्मली दिस प्रॉफिट गोज इन पीएनएल, बट इंटरनल रिको में होने वाला सारा फायदा नुकसान कैपिटल रिडक्शन में, तो दिस विल गो इन कैपिटल रिडक्शन। बैलेंस शीट पे इंपैक्ट क्या रहेगा? कैश बैंक आपका 140 से बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आपका 55 से गिरेगा। ध्यान रखना, तो इन्वेस्टमेंट 55 से गिरेगा, कैश बैंक आपका 140 से बढ़ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। उसके बाद और क्या बोलता है, इधर आओ फटाफट। बोलता है डायरेक्टर लोन, डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन्स 90% by allotment of equity share of rupees to each, 5% in cash, balance 5% being waived off। डायरेक्टर्स का अमाउंट कितना है? इधर आओ, डायरेक्टर्स का अमाउंट है आपका, डायरेक्टर्स अदर्स में दिखेगा मुझे लग रहा है, ये रहा, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स 1 लाख। क्या बोला? 1 लाख में से 90% शेयर्स चाहिए, तो सबसे पहले आप लाइबिलिटी करोगे डेबिट बराबर 1 लाख की, 2 बोलोगे इक्विटी शेयर्स 90% के लिए, दैट इज 90,000, बाकी 5% के लिए कैश चाहिए, तो बोलोगे 5,000 कैश, और बाकी माफ, तो कैपिटल रिडक्शन 5,000। ये आपकी एंट्री बनेगी। तुमको समझा गया कितना सिंपल एंट्री है भाई? मतलब अगर तुमको नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करने के बाद तो भी तुमसे हो जाएगा। तो देखो ये एंट्री आपने यहाँ पास करके रखी है। कहाँ गया ये एंट्री? ये देखो, क्लियर? एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ जाते हैं। देयर वर कैपिटल कमिटमेंट टोटलिंग हाउ मच? 2,50,000। कैपिटल कमिटमेंट इज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी, इसका कुछ नहीं करना है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी कैंसल्ड एट अ 5% पेनल्टी। ये जो पेनल्टी भरोगे ये नुकसान है आपका। क्या ये लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिख रहा है? नहीं, तो इसके माफ करने पे कुछ करना नहीं अपने को, बट हाँ इस पे जो 5% की पेनल्टी भरनी है वो नुकसान है आपका। जो ऐसी लाइबिलिटी रिकॉर्ड भी नहीं की फिर भी पे करना है, नुकसान। तो एंट्री करेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो देखो ये एंट्री मारी है, इससे आपका कैश बैंक कम हो जाएगा। क्वेश्चन ओवर? ठीक है। अब जब क्वेश्चन खत्म हो जाए, ध्यान रखना ये हम इंटरनल रिको कर क्यों रहे थे, ताकि जो कैपिटल रिडक्शन में जो अपना पैसा है या बैलेंस है उसे हम पीएनएल के डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करेंगे। कभी कभी वो राइट ऑफ करने क्वेश्चन में बोला होगा, कभी कभी नहीं बोला होगा, हमको वो हमेशा राइट ऑफ करना है। तो कितना है पीएनएल डेबिट बैलेंस? इट इज 5,35,000। तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। सर टू पीएनएल क्यों किया? बिकॉज पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ठीक है। ये करने के बाद भी अगर कैपिटल रिडक्शन में कुछ पैसे बच जाते तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। इस केस में देयर इज नो बैलेंस, तो ऐसा कुछ ट्रांसफर का एंट्री आप नहीं मारोगे। ठीक है। अच्छा, ये चेक कैसे करें बैलेंस बचा है कि नहीं बचा है? सिंपल, कैपिटल रिडक्शन इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो जितने बार जितने भी एंट्री में आपने कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट किया है वो ऐड करना। जैसे देखो यहां 1 लाख क्रेडिट किया है, ऐड 1 लाख, 6 लाख क्रेडिट किया है, ऐड 6 लाख, ऐसा। और जितने भी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट किया है वो लेस करना। सर क्रेडिट को ऐड क्यों किया? क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन, सारे इनकम्स को ऐड करना, और जहां जहां कैपिटल रिडक्शन डेबिट किया है वो लेस करना। तो ये करके देखोगे तो इस केस में कोई बैलेंस नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये एंट्रीज हो गई। नाउ व्हाट अबाउट द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में आपने ऑलरेडी सारे इफेक्ट कर रखे हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, तो देखो ओपनिंग पहले कितना था? 7 लाख था, उसमें से सारा का सारा आपने माइनस कर दिया, फिर 1.5 का न्यू इशू किया, 24 का न्यू इशू किया, 90 का न्यू इशू किया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आपने सारी मार्किंग कर रखी है, बस वो मार्किंग को फॉलो करके बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है, कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर। इसमें बस एक बात ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चन में बैंक ओडी भी है एंड यू हैव सफिशिएंट कैश बैलेंस, तो बैंक ओडी को प्लीज नेट ऑफ कर देना कैश बैलेंस से। जैसे अगर आप देखोगे तो मेरा बैंक ओडी था 1,95,000 का, बट अगर आप कैश बैलेंस निकालने जाओगे ना तो आई हैड सफिशिएंट कैश बैलेंस, तो मैंने इसी कैश बैलेंस से बैंक ओडी को नेट ऑफ कर दिया। सर हम करना भूल गए तो आइडियल, इसका भूल गए तो मार्क्स नहीं कटना चाहिए, बट याद है तो जरूर कर लेना। डू दिस ओनली व्हेन यू हैव सफिशिएंट कैश बैलेंस। सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो मत करना, अलग अलग रहने देना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अच्छे से करवा के दिया है। एक बात ध्यान रखना, एक कॉमन क्वेश्चन, सर एग्जाम में नोट्स टू अकाउंट्स बनाए क्या? तो अगर एग्जाम में टाइम मिलता है तो बना लो। मुझे लगता है अकाउंट्स का पेपर ऑलरेडी बहुत लेंदी रहता है, तो आप जगह छोड़ देना, लास्ट में टाइम बचा तो बना लेना। मुझे लगता है टाइम कम पड़ेगा तो आप वर्किंग बैलेंस शीट में करके दिखा देना। वो शायद 1-1.5 मार्क आपका काट सकता है उस चीज के, बट ठीक है, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन यूटिलाइज इन द अदर क्वेश्चंस। एनीवेज, सबको समझता क्वेश्चन नंबर 1? यस सर। उसके बाद जो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन पे देखने दो मुझे। बढ़िया क्वेश्चन क्या है? अभी क्योंकि आपने एक अच्छा वाला क्वेश्चन किया तो रेपिटेटिव वाला एडजस्टमेंट नहीं कराऊंगा। बीइंग अ रिवीजन वीडियो आई वांट कि मैं को क्वालिटी दूं इसके अंदर। ठीक है, तो देखने दो मुझे कोई बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में एक अच्छा एडजस्टमेंट है। पूरा क्वेश्चन तो एलडीआर नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, वो है एडजस्टमेंट नंबर 1। ठीक है, टेंशन मत लेना। जैसे मैंने बताया इस बोर्ड नोट्स के जो बोर्ड नोट्स है उसके फर्स्ट पेज पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लिख के दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स would give up the 30% of capital
इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ 11% डिवेंचर्स टू देम। सबसे पहले प्रेफरेंशियल कैपिटल कितने वो देखना, दे आर 6 lakhs। क्या बोला है, दे वुड गिव अप द 30% इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। तो आप पता है एंट्री क्या मारोगे, रॉन्ग एंट्री क्या रहेगी, आप बोलोगे सर 30% प्रेफरेंस शेयर्स को कम करके डिवेंचर दे देते, तो आप कुछ ऐसी एंट्री मारोगे, आप बोलोगे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। 30 क्या बोला हुआ है, 30% गिव अप करना है और डिवेंचर देना है सर, तो कोई बात नहीं, 30% मतलब 1.8 lakhs 1.8 lakhs। ऐसी एंट्री मारी तो कटप्पा कर देना इसका, रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग। सर क्यों, अब लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, अब एज अ सीए स्टूडेंट पढ़ते सुनना। बोलता है प्रेफरेंशियल होल्डर्स वुड गिव अप दर 30%। गिव अप करने का मतलब समझता है, उसको वो पैसा नहीं चाहिए ऑफ दर कैपिटल, और आगे बोलता है ना इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ 11% डिवेंचर्स टू देम, तो वो ये अलॉटमेंट वो 30% के लिए नहीं हो रहा है, जो प्रेफरेंशियल्स का बाकी बैलेंस है ना उसके लिए डिवेंचर एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब कुछ एंट्री इस प्रकार बनेगी, आप बोलोगे प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा 6 लाख, इसमें से वो गिव अप कितना कर रहा है 30%, तो बोलोगे कैपिटल रिडक्शन 1.8 lakhs। फॉर द रिमेनिंग 70% इन एक्सचेंज ही इज टेकिंग डिवेंचर्स, तो बोलोगे बाकी के 2 डिवेंचर्स 4.2 lakhs। सर ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ऐसा कुछ एंट्री है, बुद्धि लगाओ। जब वो बोलता है दे वुड गिव अप द 30%, गिव अप तब होता है जब उसको वो पैसा चाहिए ही नहीं, तो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा 180, एंड इट इज एम्प्लाइड कि फिर वो एक्सचेंज के बाद बाकी पैसे के लिए कर रहा है। सबको समझा, तो ये एंट्री मैंने आपको कहाँ मार के दिखाई है, जरा देखने दो एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ तुम समझ गए ना एंट्री, वो यहाँ ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, ढूंढना हो तो भी ढूंढ लो, इधर आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, प्लीज ध्यान रखना इस बात पे, ठीक है। चलो उसके बाद और कुछ था नहीं इसमें ढंग का, फिर जो बढ़िया एडजस्टमेंट है उस पर आते हैं। द नेक्स्ट गुड एडजस्टमेंट इज हाँ एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, इसमें भी एक 7th वाला एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट अच्छा है, बट ये सेम एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन में आएगा आगे जो मैं करवाने वाला हूं, तो मैं यहां नहीं डिस्कस कर रहा इसको, ठीक है। ओके सर, आप पे भरोसा है सर, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है एडजस्टमेंट नंबर 4। सुनना क्या बोलता है, अब इसमें ना पूरा बैलेंस शीट वगैरह दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। बोलता है सबसे पहले जो भी आपका एडजस्टमेंट पढ़ लेते, राइट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस एट 70,000 which has been accumulated over the years। अब तो हमने मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6। अब वो बोलता है आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी आपका कैपिटल रिडक्शन है उसे P&L राइट ऑफ कर देना, तो मैंने राइट ऑफ किया, ठीक है। तो एंट्री मानी कैपिटल रिडक्शन टू P&L। अब इसमें क्या बोलता है, इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल, कभी कभी कैपिटल रिडक्शन में शॉर्टफॉल हो जाता है। शॉर्टफॉल कब होता है, जब कैपिटल रिडक्शन में डेबिट ज्यादा किया है और क्रेडिट कम किया है, तो शॉर्टफॉल हो जाता है। तो बोलता है इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ 1,50,000 कैन बी यूटिलाइज्ड। अब होता क्या, जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो यहां कैपिटल रिडक्शन में शॉर्टफॉल आ जाता है 126 का, तो वो शॉर्टफॉल को किससे एडजस्ट करेंगे, बोलता है जनरल रिजर्व का बैलेंस यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्वेश्चन ने बोला इसलिए किया, ठीक है। तो उसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। वापस से बता दूं, हमारे कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट कम पड़ गया, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन नॉमिनल अकाउंट है, जितना इनकम ज्यादा दिखेगा उसमें उतना बेटर है, उतना हम यूज कर पाएंगे। बट कैपिटल रिडक्शन में शॉर्टफॉल का मतलब है डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था, तो वो शॉर्टफॉल हम कहां से एडजस्ट करेंगे, जनरल रिजर्व से। शॉर्टफॉल निकाले कैसे, जितने भी एंट्रीज में आपने कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट किया होगा वहां ऐड, और जहां डेबिट किया होगा वो लेस करके आप शॉर्टफॉल निकाल सकते हो। बस इसमें ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ नहीं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस सर। उसके बाद 7 और 8 में कुछ है नहीं। 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटली एलडीआर, पूरा क्वेश्चन एलडीआर है, तो ये हम पूरा क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस करेंगे। आ जाइए क्वेश्चन पे, चलो यहां देखना। एक्चुअली काम करो, आप है ना क्वेश्चन नंबर 9 को एलडीआर मार्क मत करना, क्योंकि इसमें जो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है ना वो ऑलरेडी किधर और आता है, तो आप इसको चाहे तो प्रैक्टिस के लिए कर लेना, मैं इससे बेटर आपको क्वेश्चन करवाता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो आपकी किताब में देख लेना, ये जाइलम लिमिटेड वाला क्वेश्चन जहां भी है, दिस विल कवर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो अपन इसको पूरी तरीके से करेंगे, फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले अपने को डेटा दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। आप देखोगे मेरे बैलेंस शीट में बहुत सारी मार्किंग्स है, उसका ऑब्वियस रीजन है कि शायद बैलेंस शीट पूछी होगी, तो मैंने बैलेंस शीट बनाते समय ऐसा मार्किंग्स वगैरह की होगी। एनीवेज चलो ठीक है, देख लेना क्या क्या पूछा है, एंट्रीज और बैलेंस शीट वगैरह पूछी है, 15 मार्क का क्वेश्चन है, एक एक करके डील करेंगे फटाफट से। सबसे पहले बोलता है अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। क्या कोई अनकॉल्ड कैपिटल है, आप ध्यान से देखोगे तो 1 लाख शेयर्स पे 50 रुपीज के थे, 40 पेड अप है, मतलब 1 लाख शेयर्स पे 10 रुपए अनकॉल्ड है। कॉल करोगे, कॉल के डायरेक्ट एंट्री मारना, फाउंडेशन वाली घुमा फिरा के एंट्री मत मारना, सीधा सीधा एंट्री, पैसा आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक बार देख लो पैसा कॉल करने वाली एंट्री,
कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख जो अनकॉल था वो कॉल कर लिया। अब क्या बोलता है सुनना, ऑल द शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40 ईच। पहले शेयर्स कितने थे वो देखो, 50,000 शेयर थे 50 रुपए वाले, ये तो फुल्ली पेड अप थे। 1 लाख शेयर्स को जस्ट अपन ने भी फुल्ली पेड अप किया है, टोटल 1.5 लाख शेयर्स हो गए 50 वाले। इसकी फेस वैल्यू 50 से गिराकर कितने पे लानी है, 40 पे लानी है। तो सिंपल है, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 रुपए वाले डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 रुपए वाले, शेयर सेम रहेंगे बस फेस वैल्यू कम हो जाएगी और बैलेंस जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन के अंदर। इज इट टू एवरीवन? ये पहला एडजस्टमेंट हो गया, क्योंकि बैलेंस शीट पूछी है, हाथों हाथ क्वेश्चन में इंपैक्ट देते हुए चलना। कैसे इंपैक्ट दोगे? पहला इसका इंपैक्ट, कैश बैंक 10 लाख से बढ़ेगा तो जो भी कैश बैंक है वो 10 लाख से बढ़ेगा। उसके अलावा कैपिटल भी 10 लाख से बढ़ेगा तो मैंने कैपिटल भी 10 लाख से बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री में कैपिटल 75 से गिरा और 15 से बढ़ा, बराबर। तो देखो 75 से गिरा, सॉरी 75 से गिरा और 60 से बढ़ा ना, 15 से 75 से गिरा और 60 से बढ़ा, क्योंकि ये थोड़ा कंजस्टेड है तो आपको थोड़ा क्लटर्ड लगेगा, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। इज दिस क्लियर? मार्किंग यही करो ताकि बैलेंस शीट बनाने में आसानी होगी सर। आगे फिर क्या बोलता है, ये अपना हो गया पहला एडजस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं था। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अग्री to subscribe in cash fully paid up shares of ₹40 each for ₹12,50,000। ये एक तरीके से फ्रेश इशू है जो मार्केट में हम कर रहे हैं, तो एंट्री लगी कैश बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000। ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला थर्ड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सुनना। ट्रेड पेबल्स आर गिवन ऑप्शन आइदर टू एक्सेप्ट फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40 each फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम, या तो शेयर्स ले लो पूरे वैल्यू के, और टू एक्सेप्ट 70% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम इन कैश। मतलब अगर आप शेयर्स लोगे तो आपको पूरे वैल्यू के शेयर्स देंगे, जितनी लायबिलिटी उतने शेयर्स देंगे। अगर आप कैश लोगे तो सिर्फ 70% अमाउंट के कैश देंगे आपको। क्या बोलता है आगे सुनना, ट्रेड पेबल्स फॉर 7,50,000 एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स एंड रेस्ट ऑफ देम ऑप्टेड फॉर कैश टुवर्ड्स देयर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बहुत सिंपल है, सुनना। पहले ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना है वो देखो, इट इज 12,40,000। इसमें से क्या करना है, बोलेंगे 7,50,000 को पूरे शेयर्स चाहिए, ठीक है, और बचे हुए 490 को कैश चाहिए, तो उनको पूरा कैश नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ 70% कैश मिलेगा, विच कम्स टू 3,43,000। तो एंट्री क्या रहेगी, ट्रेड पेबल कर देना डेबिट, पूरा ट्रेड पेबल बाहर कर देना। जितने शेयर्स दिए वो बोलना टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना कैश दिया बोलना टू कैश बैंक, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन इसलिए आ रहा है बिकॉज जिनको शेयर्स दे रहे हो वो तो आप पूरे दे रहे हो, बट जिनको कैश दे रहे हो आप उनको सिर्फ 70% कैश दे रहे हो, तो इसलिए वो 30% के लिए आपका कैपिटल रिडक्शन आ रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम सिंपल एडजस्टमेंट, मजा आ गया सर, अच्छा एडजस्टमेंट था। अगला उससे भी शानदार एडजस्टमेंट, मिस्टर ए अग्रीज टू कैंसल डिवेंचर्स अमाउंटिंग टू ₹2 लाख आउट ऑफ टोटल डिवेंचर्स ड्यू टू हिम। अब ये मिस्टर ए क्या, सुनना। अगर आप ध्यान से आके देखोगे तो यहां डेटा दिया हुआ था, फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर ए एंड बी। मतलब इस कंपनी में दो इन्वेस्टर्स है, एक मिस्टर ए और मिस्टर बी है। मिस्टर ए की होल्डिंग्स देखो, उसके 8% डिवेंचर्स में 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है और उसके 12% डिवेंचर्स में 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है। वापस बता दूं, ये दो लोग कौन है, ये दो लोग वो है जिसका हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो मिस्टर ए के पास है 3 लाख का 8% डिवेंचर्स और 4 लाख का 12% डिवेंचर्स। अब क्या बोला है सुनना, मिस्टर ए अग्रीज टू कैंसल डिवेंचर्स अमाउंटिंग टू ₹2 लाख आउट ऑफ टोटल डिवेंचर। बोलता है टोटल में से 2 लाख कैंसिल कर देना, ठीक है, वो हमारा फायदा हो गया, लाइबिलिटी कैंसिल हो गई। आगे पढ़ते, ड्यू टू हिम एंड अग्री टू एक्सेप्ट 15% डिवेंचर्स फॉर द बैलेंस ड्यू। मतलब देखो 7 लाख में से 2 लाख वो माफ कर रहा है, बराबर, बाकी 5 लाख के लिए उसको नए डिवेंचर चाहिए, दे देंगे सर। ही ऑल्सो अग्री टू सब्सक्राइब फर्दर 15% डिवेंचर्स इन कैश अमाउंटिंग टू 1 लाख। मतलब वो हमारे कंपनी में 1 लाख रुपए और कैश लाएगा और उसके बदले भी उसको डिवेंचर चाहिए। अब ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप एंट्री प्लीज यहां फटाफट से देखना कैसे करना है। सबसे पहले जो भी ए के पास लाइबिलिटी थे वो कैंसिल ऑफ कर देना। तो मैं मार के दिखा रहा हूं, एंट्री सुनना। जो भी 8% डिवेंचर है, कितना था 8% डिवेंचर, इट वॉज 3 लाख, ठीक है। जो भी 12% डिवेंचर्स है 4 लाख, ये सब राइट ऑफ कर दो। एक मैं कंबाइन एंट्री मारूंगा। उसके अलावा ए से हम क्या मांग रहे, बोलते कैश बैंक 1 लाख रुपया और तू लेगा, ठीक है। तो अब मिस्टर ए को पहले ड्यू कर दो। हमने जितना भी इसका कैंसिल ऑफ किया है और जो पैसा लाया वो मिस्टर ए के नाम से ड्यू कर दिया, पहले ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये कितना रहेगा अमाउंट, 8 लाख। फिर हम बोलेंगे मिस्टर ए तेरा जो 8 लाख है उसमें से तुझे कितना नहीं चाहिए, 2 लाख का माफी है, 2 लाख कैंसिल करने बोला ना उसने, इज टू कैंसिल डिवेंचर्स अमाउंटिंग टू ₹2 लाख, अमाउंटिंग टू ₹2 लाख। कौन सा मार्क कर दिया रे मैंने, हाँ ये रहा, 2 लाख का माफी करना है। तो हम बोलेंगे टू कैपिटल रिडक्शन 2 लाख और बचे हुए के बदले उसको दे देंगे न्यू डिवेंचर
6 लाख। तो ये प्रोसीजर ध्यान रखना, पहले ए के नाम का जो भी लाइबिलिटी है उल्टा करो रिवर्स, जो पैसा अगर कुछ ला रहा है तो कैश बैंक डेबिट कर दो टू मिस्टर ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिस्टर ए करोगे डेबिट, इसमें से 2 लाख माफ हो गया और 6 लाख के नए डिवेंचर आपने दे दिए, ठीक है। चाहिए तो रिवीजन वीडियो दो तीन बार सुन लेना अगर आपको इसमें दिक्कत जाती है तो, बट बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, ये सेम चीज मैंने यहाँ करके दी है। सर हम नेट एंट्री मार सकते हैं क्या? क्या आप पहले ए को ड्यू कर रहे हो फिर ए रिवर्स कर रहे हो? सर मैं नेट एंट्री मार दूं, मैं ये ए नहीं करूं, मैं सीधे ऐसा करूं 8% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, कैश बैंक डेबिट, 2 CR एंड 15% न्यू डिवेंचर, ऐसा करूं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नेट भी एंट्री मार सकते हो, ठीक है। चलो मिस्टर बी के लिए सेम, मिस्टर बी क्या बोलता है? दे अग्री टू कैंसिल 50,000 के डिवेंचर्स, 50,000 का लाइबिलिटी ड्यू टू हिम एंड अग्री टू एक्सेप्ट 15% डिवेंचर्स। बी कोई कैश वगैरह नहीं ला रहा है, तो बी का एंट्री तो और भी सिंपल है, जो भी बी के नाम की लाइबिलिटी है रिवर्स करना टू मिस्टर बी करना, फिर मिस्टर बी को डेबिट करेंगे, 50,000 माफ किया, बाकी के बदले नए डिवेंचर दे देना, ठीक है। ध्यान रखना इसका बैलेंस शीट में भी इंपैक्ट ले लेना, बिकॉज बैलेंस शीट मांगी है आपसे। अब आई एम अज्यूमिंग कि इतना डिस्कस किया तो बैलेंस शीट का इंपैक्ट आपको लेना आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया 5th एडजस्टमेंट। अगला, लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है 51,84,00,000 पे, तो कैसे रीवैल्यू करोगे? पहले देखो पुरानी वैल्यू क्या थी, तो लैंड की पुरानी वैल्यू 42.7 थी, आपको 51.84 पे लेके जाना है, बढ़ाना है, एंट्री मारोगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद बोलता है मशीन को 720 पे लेकर जाना है, था कितना मशीन आपका 850 था, 850 से गिरा के 720 पे लाना है, तो आप 130 से गिराओगे, एंट्री मारोगे कैपिटल रिडक्शन टू मशीन। अब ये सब सिंपल चीजें, सर हम ये सब की एक गिरावट और इंक्रीज की कंबाइन एंट्री मार सकते हैं, अगर कंफर्टेबल फील करते हो तो मार सकते हो, अलग अलग में मिस्टेक होने के चांस थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट सिंपल है, फिर वो इन्वेंट्री को इतने पे वैल्यू करना है, ट्रेड रिसीवेबल को गिराने का है, वो सब कर लेना, वो सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फुल्ली पेड इन कैश, कोई फायदा नहीं हो रहा है, जो लाइबिलिटी है उसको पे ऑफ करना है, तो एंट्री विल बी लाइबिलिटी टू द कैश बैंक, ठीक है। उसके बाद P&L बैलेंस रिटर्न ऑफ नहीं बोलते तो भी करना, और उसके बाद जो बैलेंस बचा है उसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देना। तो देखो मैंने 2 एंट्री मारी है, ठीक है, पहले राइट ऑफ वगैरह किया। अब इस केस में जो भी आप अगर कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे तो यहां शॉर्टफॉल आता है, एक्चुअली शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टफॉल आता है, बराबर, देयर इज अ शॉर्टफॉल इन कैपिटल रिडक्शन। तो वो शॉर्टफॉल कहां से लाएंगे? अब एक क्वेश्चन अपन ने कह था जहां अपन शॉर्टफॉल जनरल रिजर्व से लेकर आए थे, यहां जस्ट सी इज देयर एनी अदर रिजर्व अवेलेबल विथ यू, देयर इज ओनली कैपिटल रिजर्व विच इज अवेलेबल विथ यू। तो जो शॉर्टफॉल है वो मैंने कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट कर दिया, बैलेंस शीट में जो कैपिटल रिजर्व है उससे एडजस्ट किया। ध्यान रखना शॉर्टफॉल कब आता है? जब डेबिट बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है, तो शॉर्टफॉल आ गया। तो मैंने शॉर्टफॉल कहां से लाया? कैपिटल रिजर्व से। बैलेंस शीट प्रैक्टिस पर्पस के लिए एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन की लिख के जरूर कर लेना, मैंने आपको ट्रिक बता दिया बैलेंस शीट के लिए, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, मजा आ जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करूं उसके पहले मुझे आपको 2-3 नए कंसेप्ट सिखाने हैं, फटाफट से सुनते हुए चलना। सबसे पहला है द कंसेप्ट ऑफ सब डिवीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब डिवीजन? मान लो आपके पास पहले एक शेयर था 10 रुपए का, ठीक है, कंपनी बोलती है कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन 2 शेयर्स ऑफ ₹5, बराबर। तो पहले आपके पास कितने वैल्यू के शेयर थे? 10 रुपए के। अभी भी आपके पास कितने वैल्यू के शेयर है? 10 रुपए के। द वैल्यू ऑफ टोटल शेयर डिड नॉट चेंज, ओनली नंबर ऑफ शेयर्स इन फेस वैल्यू चेंज्ड। सब डिवीजन में ये फर्क होता है, जैसे ऊपर भी अपन फेस वैल्यू कम कर रहे थे ना, बट वहां सब डिवीजन नहीं हो रहा था, वहां माफी हो रही थी, फेस वैल्यू कम किया बाकी पैसा माफ। यहां ऐसा नहीं होता है, सब डिवीजन में एक शेयर 10 रुपए का था तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और फेस वैल्यू कम हो जाता है, लीविंग द कैपिटल सेम एज बिफोर, द शेयर कैपिटल डज नॉट चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखना, अ कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप। अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन द कंपनी सब डिवाइडेड ईच शेयर ऑफ ₹10 टू 2 शेयर्स ऑफ ₹5। हर एक शेयर 10 रुपए का बनेगा, 2 शेयर 5 रुपए के। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 आप करोगे, 10,000 इंटू 10 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपए वाले ये भी 1 लाख रहेगा। मतलब अंडर सब डिविजन देयर इज नो रिडक्शन इन टोटल अमाउंट, तो यहां कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, फिर होता है कंसोलिडेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन? सब डिविजन का उल्टा। मान लो पहले 2 शेयर थे 5 रुपए वाले, अब आपने उसको कर दिया 1 शेयर 10 रुपए वाला, तो इसमें भी द कैपिटल डज नॉट चेंज, ओनली द फेस वैल्यू एंड द नंबर ऑफ शेयर्स चेंजेस। एग्जांपल दिया हुआ है 10,000 शेयर 10 रुपए वाले। अब हुआ क्या इसमें? हर 2 शेयर 10 रुपए का बनेगा 1 शेयर 20 रुपए का,
हर 2 शेयर 10 रुपए का बनेगा 1 शेयर 20 रुपए का। तो कैपिटल पहले 1 लाख था, अभी भी 1 लाख ही है, बस फर्क इतना, नंबर ऑफ शेयर पहले 10,000 थे 10 रुपए वाले, अब हो जाएंगे 5,000 20 रुपए वाले। तो नोट लिख के दिया हुआ है, इन केस ऑफ सब डिविजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट रिमेन्स द सेम, ओनली नंबर ऑफ शेयर एंड फेस वैल्यू चेंजेस, देयर इज नो कैपिटल रिडक्शन, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कभी कभी इक्विटी शेयर्स को आप इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट करते हो, दिस इज ऑल्सो लाइक कंसोलिडेशन, बस इसमें यह फर्क है कि बहुत सारे इक्विटी शेयर्स मिलके सिर्फ एक सिंगल इक्विटी स्टॉक बन जाता है। ये सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, इक्विटी स्टॉक, ये आपने लॉ में ही पढ़ा रहेगा, सेक्शन 61 आई गेस, मैम नॉट, मतलब चेक कर लेना भाई कौन सा सेक्शन है, जो भी है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, लॉ नहीं पढ़ा था मैं, ठीक है। तो एनीवेज, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे शेयर्स मिलके एक स्टॉक बन जाता है, बट वैल्यू रिमेन्स द सेम। तो देखो क्या बोलता है, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन द कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट द शेयर्स इनटू स्टॉक। तो पहले था इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का, 1 लाख रुपए हो जाता है, बराबर टोटल अमाउंट टू इक्विटी स्टॉक, दिस 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 विल बिकम 1 स्टॉक ऑफ ₹1 लाख, ऐसा। अगेन द कैपिटल अमाउंट रिमेन्स द सेम। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू कंसोलिडेशन, बिकॉज कंसोलिडेशन में भी बहुत सारे शेयर मिलके थोड़े कम हो जाते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? एकदम क्लियर है सर। चलो आ जाओ, अपन फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एलडीआर है, बिकॉज इसमें सब डिवीजन वगैरह आपका मेरे ख्याल से कवर हो जाएगा, तो अपन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट से आ जाओ। चलो देख लो ये क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी गुड क्वेश्चन। लिली लिमिटेड, नाम कैसा देखो ना, लिली लिमिटेड दिया हुआ है। अच्छा, पूछा क्या है, एंट्रीज पूछा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूछा है और कैश अकाउंट, मतलब एक सारे एंट्रीज और 2 लेजर। तो आप क्या करना पता है क्या, एंट्रीज के लिए 3 पेज छोड़ देने का, फिर लेजर हाथों हाथ रेडी रखने का बना के। तो जैसी एंट्री करोगे, अगर किसी भी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन कैश अकाउंट यूज होता है, तो हम लेजर में तुरंत इसकी पोस्टिंग करेंगे। दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से, अपन ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने का, जल्दी से आ जाओ। क्या बोलता है, प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर्स फॉर 4 ईयर्स, तो अरियर्स है तो कंटीजेंट लायबिलिटी है, आगे बढ़ना। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज रिवाइज, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल का डेटा दिया हुआ है, ये सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, जब शेयर कैपिटल का नोट्स अकाउंट बनाते तो काम आता, अभी काम नहीं आएगा आगे। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹5 एंड इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड बाय ₹3। जब बोला है सिर्फ रिड्यूस्ड, ऐसा बोला है कि सब डिवाइड करो कंसोलिडेट करो, नहीं, अभी बोला रिड्यूस करना, तो फेस वैल्यू कम कर देना इसकी, ठीक है। तो वो सिंपल एंट्री है, प्रेफरेंशियल 10 रुपए वाले बनेंगे टू प्रेफरेंशियल 5 रुपए वाले, और जाएगा बैलेंस टू कैपिटल रिडक्शन में। अब लेजर में कैसे इंपैक्ट लेंगे, कैपिटल रिडक्शन के लेजर में बोलना बाय प्रेफरेंशियल कैपिटल, नाम ऑपोजिट यूज करना, अमाउंट खुद का लेना, वापस से नाम ऑपोजिट यूज करना, अमाउंट खुद का लेना। तो बोलेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखो इधर बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर, आगे बढ़ो। उसके बाद बोलता है इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹3, मतलब 10 रुपए का शेयर है, उसको 3 रुपए से गिराना है, बाय ₹3 मतलब 7 रुपए पे लेकर आएंगे। तो इसकी एंट्री देख लो जरा प्लीज। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का, टू कैपिटल 7 रुपए का, टू रिडक्शन, सेम कैपिटल रिडक्शन में बोलोगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो अपना हो गया। तो अपना नया कैपिटल कितना हो गया, प्रेफरेंस का नया कैपिटल 2 लाख हो गया, इक्विटी का नया कैपिटल 2,10,000 हो गया। ये ध्यान रखना, काम आएगा। आगे क्या बोलता है, आगे आपको बोलता है पोस्ट रिडक्शन, रिड्यूस करने के बाद बोथ क्लास ऑफ शेयर्स टू बी रिकंसोलिडेटेड इनटू ₹10। अब आपको करना है रिकंसोलिडेट। नाउ व्हेन दे हैव यूज्ड द वर्ड रिकंसोलिडेट, अब जो नया वाला कैपिटल है उसको आप करना रिकंसोलिडेट, और इसमें आपका कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल एक एक करके बात करते हैं। नया वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए आ गया था, ये 5 रुपए के प्रेफरेंस शेयर आपको बनाने 10 रुपए के, बराबर आपको 10 रुपए में करना है रिकंसोलिडेट, बट दिस अमाउंट वोट चेंज। तो कैसे करेंगे, इधर देखो, प्रेफरेंस शेयर 5 रुपए वाले 40,000 थे 5 रुपए के हिसाब से, बराबर टू क्या हो जाएगा, टू प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले, अमाउंट विल स्टे द सेम। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, सिंपल है, 2 लाख आपका अमाउंट है और आपको 10 रुपए के शेयर्स में कंसोलिडेट करना है, तो दिस विल बिकम 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10। अरे लॉजिकल भी है ना यार, 40,000 शेयर है 5 वाले, तो 10 वाले कितने होंगे, 20,000 शेयर। सिंपल, ध्यान रखना रिकंसोलिडेशन में अमाउंट वोंट चेंज। सेम बोलता है इक्विटी के भी, आपने फेस वैल्यू गिरा के 7 कर दी थी ना, उसको वापस करो रिकंसोलिडेट टू ₹10, अमाउंट वोट चेंज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 7 रुपए वाले अकाउंट डेबिट 2,10,000, टू इक्विटी कैपिटल 10 रुपए वाले 2,10,000, अमाउंट चेंज नहीं करना है, बट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू चेंज होएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 पहले थे 7 रुपीज वाले, अब कितने शेयर हो जाएंगे, सिंपल है, जो अमाउंट है उसको 10 से डिवाइड करो, तो अब हो जाएंगे 21,000 शेयर्स इनटू ₹10 के हिसाब से।
इज दिस क्लियर? ये ध्यान रखना, दिखने में आपको कंफ्यूजन लगेगा बट है बहुत सिंपल। उसके बाद बाकी का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फटाफट से करते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू बी लिक्विडेटेड इन ओपन मार्केट, मतलब बेचना है तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 564 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो जितना दिया हुआ है इतने में बेच देना। इसका इंपैक्ट कैश बैंक के लेजर में आएगा। कैसे? कैश बैंक में बोलोगे टू इन्वेस्टमेंट। देखो कैश बैंक का लेजर दिखा दूं, देखो मैंने बोला हुआ है टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा कुछ बैलेंस पॉइंट डाउन रहेगा तो लिखना मत भूल जाना, ठीक है? समझा लेजर कैसे बनाएंगे ना? अरे बड़ा सिंपल है, साथ साथ में बनाने का, ठीक है? आजा उसके बाद क्या बोलता है, वन फ्रेश इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू बी इशूड फॉर एवरी 40 रुपीज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड्स। बोलता है जितने भी प्रेफरेंस डिविडेंड है हर 40 रुपए के डिविडेंड के लिए 10 रुपए का शेयर देंगे। तो पहले देखो प्रेफरेंस डिविडेंड है कितना, तो ऊपर बोला गया था 4 साल के डिविडेंड अरियर्स में, 4 साल के, तो पहले डिविडेंड का अमाउंट निकाल लो। तो 4 साल का अमाउंट आया 1,28,000। बोलता है हर 10 रुपए के लिए, हर 40 रुपए के लिए 10 का शेयर देंगे, हर 40 के लिए 10 का शेयर देंगे, तो इसलिए क्या इंटू 10/40, तो आपको अमाउंट मिलेगा कि कितने वैल्यू के आपको शेयर्स देने। अब क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड एक कंटिजेंट लायबिलिटी होती है, अरियर्स जो होता है इट इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी, तो जो भी पे कर रहे हो नुकसान ही है। एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 32,000 सिंपल। इसका इंपैक्ट आपके कैपिटल रिडक्शन के लेजर में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके, देख लो जरा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके। सबको समझता है? अरे इतना सिंपल है भाई, लिख के प्रैक्टिस करना, सिर्फ ऐसा डिस्कस कवर मत करना ऐसे देख देख के सिर्फ। आगे उसके बाद एक्सपेंसेस फॉर द स्कीम ₹10,000, ये जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है वो खर्चा है, कैपिटल रिडक्शन टू कैश बैंक आपकी एंट्री आ जाएगी 10,000। आगे डिवेंचर होल्डर टुक ओवर अ फ्री होल्ड लैंड एट 2,10,000। अच्छा एक और चीज, whenever they use the word डिवेंचर होल्डर्स, तो डिवेंचर होल्डर मीन्स डिवेंचर्स ऑल्सो, एंड उनका अगर बैलेंस शीट में कुछ अक्रूड इंटरेस्ट है तो वो भी। देखो अगर इंटरेस्ट के लिए अलग से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो ठीक, अगर अलग से इस इंटरेस्ट के लिए इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो whenever they say डिवेंचर होल्डर्स, तो आप डिवेंचर और इंटरेस्ट दोनों को सेटल कर देना। तो इसमें क्या बोला हुआ है, फ्री होल्ड लैंड लेके जाएंगे 2,10,000 वाली। पहले बैलेंस शीट में देखो फ्री होल्ड लैंड है कितने की, फ्री होल्ड लैंड आपकी 120 पे दिख रही है, वो उसको पहले 2,10,000 पे लेके जाना पड़ेगा। ये सेम एडजस्टमेंट अपन एक क्वेश्चन में किया था, तो हम क्या एंट्री मारेंगे, फ्री होल्ड लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, 120 से 2,10,000 पे लेके जाना, 90 से बढ़ाओगे तो ये आपने एंट्री मारी, लेजर में इंपैक्ट ले लेना। फिर अब 2,10,000 पे पहुंच गई, अब इसको आप दे देना किसको, डिवेंचर होल्डर्स को। तो अब एक और चीज बोली है, डिवेंचर होल्डर्स टुक ओवर द फ्री होल्ड लैंड एट 2,10,000 एंड सेटल्ड द बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग देयर ड्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटल्ड द बैलेंस? आपको मैं एंट्री मार के दिखाता हूं। देखो 9% डिवेंचर 1,20,000 है, बराबर मेरे किताब में वो 12 लाख प्रिंट हो गया, 120 कर देना, उसको 1 0 काट देना। अक्रूड इंटरेस्ट 5,400 है, बराबर आप बोलोगे टू फ्री होल्ड लैंड 2,10,000 का। अब आपने कम की लाइबिलिटी सेटल करने के लिए ज्यादा का एसेट दिया है, तो जो एक्स्ट्रा का आपने एसेट दिया है वो डिवेंचर होल्डर तुमको पैसा लाके देगा। कैसे मालूम पड़ा सर आपको? अब एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या बोलता है, एंड सेटल्ड द बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग देयर ड्यूज, मतलब जो डिवेंचर होल्डर एक्स्ट्रा की लैंड ले गया उसके लिए आपको बचा हुआ पैसा लाके देगा। तो देखो एंट्री 9% डिवेंचर, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट, मतलब बेसिकली लाइबिलिटी को आपने डेबिट किया, टू असेट और डिफरेंस पैसा लाएगा। सेटल्ड बोला है, सेटल्ड नहीं बोलता तो फिर आप डिफरेंस को कैपिटल रिडक्शन में ले जाते, ठीक है? ध्यान रखना। आ जाओ, ये अपना हो गया। अच्छा ऑफ कोर्स इसका भी आप इंपैक्ट कहां ले लोगे, इसका भी इंपैक्ट आप कैश बैंक के लेजर में लेना। कैश बैंक के लेजर में लिखोगे टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वापस से नाम उल्टा वाला लिखना और अमाउंट खुद का लिखना। तो देखो मैंने ऐसा भी लिखा हुआ है कैश बैंक में, अगर आप आओगे ध्यान से तो नाम उल्टा वाला और अमाउंट खुद का। क्लियर है वाला पार्ट? यस। चलो वापस बता दूं, ये रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे है, कितने बार भी देखो तो कभी कंफ्यूजन होता है ना, पॉज करो, रिवाइंड करो, 2-3 बार सुनो, टेंशन नहीं है, के भाई साहब बोलते हुए सुनना बस। आगे बढ़ जाते हैं। अनप्रोवाइडेड कंटिजेंट लाइबिलिटी सेटल्ड एट 54,000। कभी भी कोई लाइबिलिटी कंटिजेंट है, मतलब बुक ही नहीं करी, तो उसमें जो भी सेटलमेंट पेमेंट करोगे सब नुकसान है, तो एंट्री मारोगे कैपिटल रिडक्शन टू कैश बैंक। अब दोनों का लेजर बन रहा है तो दोनों के लेजर में रिकॉर्ड करना है इसको। आगे बोलता है एंड द पेंडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल सेटल्ड एट 12,500। अब एक इंश्योरेंस क्लेम था, अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिख रहा असेट साइड में, ठीक है? मतलब ये एक ऐसा इनकम है जो आपने कभी बुक ही नहीं किया था, अब वो रिसीवेबल हो गया 12,500 में। दिस इज लाइक अ इनकम, फायदे की बात है। जैसे कंटिजेंट लायबिलिटी पे ऑफ करना नुकसान की बात है, वैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलना जो आपने बुक ही नहीं किया था वो फायदे की बात है। तो ये फायदे को क्या एंट्री मारोगे, पैसा आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, बिकॉज फायदा है,
क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए तो कैश बैंक टू कैपिटल रिडक्शन ये भी अगेन दोनों लेजर में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बोलता है ऑल इंटेंजिबल्स वर ऑल टू बी रिटर्न ऑफ, सारे इंटेंजिबल राइट ऑफ कर देना। 10,000 वर्थ इन्वेंट्री राइट ऑफ करोगे और 10,000 का रिसीवेबल राइट ऑफ करोगे। तो देखो मैंने एंट्री कैसे मारी है, सारे इंटेंजिबल राइट ऑफ किया, 10,000 का इन्वेंट्री राइट ऑफ किया और ट्रेड रिसीवेबल राइट ऑफ किया। अब यहां आप टू ट्रेड रिसीवेबल कर सकते थे इंस्टेड ऑफ बुकिंग द प्रोविजन, बात तो एक ही है। तो अमाउंट ये रहेगा, टोटल मिला के जाएगा सबका सब कैपिटल रिडक्शन में, उठा के इसको कैपिटल रिडक्शन के लेजर में जरूर लिख देना। क्लियर है वाला पार्ट, एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ जाते हैं। रिमेनिंग कैश अवेलेबल एज अ रिजल्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन इज टू बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ द बैंक ओडी। अब पता है क्या करना, कैश बैंक का लेजर बना रहे हो ना, लेजर बना के आपको बैलेंसिंग फिगर आएगा कैश बैंक में, वो पैसा यूज करना बैंक ओडी पे करने के लिए। व्हेन यू सेटल द कैश बैंक, आपके 97,100 बचेंगे कैश बैंक के लेजर में, बैंक ओडी पे कर देना। तो आप एंट्री क्या मारोगे, बैंक ओडी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पहला चीज, ठीक है। अच्छा, 10th एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी सिंपल। क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स अग्री दैट दे विल ब्रिंगिंग नेसेसरी कैश टू लिक्विडेट द बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑन द ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अब हुआ क्या, बैंक ओडी आपने पूरी तरीके से पे ऑफ किया ही नहीं। क्यों, बैंक ओडी था कितना, जरा देखो, बैंक ओडी था 223,100, बट आपके पास कैश कितना था, सिर्फ 97,100 था जो आपने पेमेंट किया। अभी आपने एंट्री मारी ना, सेटल किया ना बैंक ओडी को, बट कितना सेटल किया, जितना पैसा था उतना ही सेटल किया। मतलब 223,100 के बैंक ओडी में से आपने उसे 97,100 का पेमेंट किया है। बचा कितना बैंक ओडी, अरे बच्चा कितना नहीं, बचा कितना बैंक ओडी, बचा आपका 1,26,000। क्या करे, बोलता है फ्रेश इशू करके पैसा लाओ और ये पैसा बैंक ओडी को दे दो, बराबर यही बोला। तो मैंने देखो फ्रेश इशू किया, कैश बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्रेश इशू किया, वापस से पैसा जनरेट हुआ ना, बस ये पैसा मैंने बैंक ओडी को पे ऑफ कर दिया। सबको समझा है वाला पार्ट। अच्छा, इसमें क्वेरी पूछोगे, सर नेट एंट्री मार ले क्या, कहाँ ये कैश बैंक डेबिट हो रहा है, कहाँ क्रेडिट हो रहा है, नेट मार ले। नेट मत मारना, बैंक ओडी को आपने इक्विटी शेयर नहीं दिया, नहीं, इक्विटी शेयर से पैसा रेस किया और वो पैसा बैंक ओडी को दिया, तो इसलिए फ्रेश इशू की एंट्री अलग मारोगे और बैंक ओडी को पे ऑफ करने की एंट्री आप अलग से मारोगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, एकदम क्लियर है सर। उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बट ध्यान रखना एक चीज आप हमेशा भूलोगे, हमेशा भूलोगे, हमेशा भूलोगे, क्या है वो, वेरी गुड, कैपिटल रिडक्शन से पीएनएल का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करना। यहां डेबिट बैलेंस वॉज 138,400, बट यहां एक दिक्कत आएगी, व्हेन यू ट्राई टू प्रिपेयर द लेजर और क्लोज द लेजर ऑफ कैपिटल रिडक्शन, आपके पास 138,400 का बैलेंस बचा ही नहीं है इन कैपिटल रिडक्शन, तो जितना बैलेंस है बस उतना ही राइट ऑफ करना पीएनएल को। तो बैलेंस वाज 128,400, मैं पीएनएल को इतना ही राइट ऑफ करूंगा, तो मैंने देखो इतना ही राइट ऑफ किया। आईसीआई ने भी ऐसे कर रखा है। ऑल्टरनेटिव वे में आप ये भी कर सकते थे कि राइट ऑफ पूरा कर दो, लेकिन जो बचा हुआ 10,000 है वो आपको किसी रिजर्व में फिर लेकर आना पड़ता। क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम के अलावा दूसरा कोई रिजर्व नहीं है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम ये सब पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। तो एनीवेज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट इज द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग इट, बट ऑल्टरनेट एंट्री यहाँ मारा है। बाई चांस अगर आप ग्रॉस एंट्री मारते तो फिर शॉर्टफॉल आता, और वो शॉर्टफॉल आपके कैपिटल रिजर्व में डेबिट करना पड़ता, तो वो कैपिटल रिजर्व फिर आपके बैलेंस शीट में नेगेटिव करके दिखता। एनीवेज कंफ्यूजिंग है, छोड़ दो, सिंपल ध्यान रखना, जब लेजर क्लोज करोगे पूरा बैलेंस नहीं है राइट ऑफ करने के लिए, तो जितना बैलेंस है उतना राइट ऑफ कर देना। दैट्स इट। क्लियर है वाला पार्ट, एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेजर बनाना सीखने के लिए प्रैक्टिस जरूर करना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13, बढ़िया था। मेरे को देखने दो 14 में कुछ बढ़िया एडजस्टमेंट है क्या। 14 में नहीं, कोई भी बढ़िया एडजस्टमेंट 14 में नहीं, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। 15 में आके देखने दो कोई आपको बढ़िया एडजस्टमेंट दिखता है क्या। यस, 15 में देयर इज अ गुड एडजस्टमेंट, अपन इसको डिस्कस करते आ जाओ। चलो ये 15 वाला क्वेश्चन देखना, इसमें एक्चुअली कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं, पूरा क्वेश्चन अच्छा एलडीआर क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक एट इट, अपन फटाफट से सारे एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना, कुछ है ना बॉम्बे वर्क्स, चेन्नई वर्क्स की लाइबिलिटी एसेट्स वगैरह है, तो इसको एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लो। जैसे दो डिवेंचर है, एक डिवेंचर नंबर ए वो सिक्योर्ड है बॉम्बे वर्क्स पे, और डिवेंचर नंबर बी सिक्योर्ड है चेन्नई वर्क्स पे। ये क्या बॉम्बे और चेन्नई लिखा हुआ है सर, एक्चुअली बॉम्बे और चेन्नई वर्क्स के दो पीपी दिए हुए हैं, बराबर पीपी दिया हुआ है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे बॉम्बे वर्क्स और चेन्नई वर्क्स का, तो ये जो 6% वाली लाइबिलिटी डिवेंचर्स है ये इस बॉम्बे वर्क्स पे सिक्योर्ड है, और जो नीचे वाला 6% का डिवेंचर है वो इस चेन्नई वर्क्स पे सिक्योर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा बॉम्बे और चेन्नई वर्क्स का कुछ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी दिया हुआ है, और इस कंपेंसेशन फंड को
फंड करने के लिए हमने कुछ पैसे भी इन्वेस्ट कर रखे। सो दिस माइट सीम लिटिल कंफ्यूजिंग, बट आप ध्यान से रखना। और इसमें से एक वर्ड ऐड कर देना कि ये जो नीचे वाला इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, ये चेन्नई वाले लाइबिलिटी को फंड करने के लिए, ये जस्ट ऐड कर देना। अब ये सब लिखा गया है, ये आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब कुछ समझाता हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट, ठीक है। आ जाओ शांति से प्यार मोहब्बत से सॉल्व करते हैं। अच्छा, वो चाहता क्या है इस केस में, आपको सिर्फ एंट्री वगैरह पास करनी है, कोई बैलेंस शीट वगैरह नहीं देनी है, ठीक है। आ जाओ, बोलता है पेड अप वैल्यू ऑफ 7% प्रेफरेंस शेयर्स to be reduced to ₹80 but at the rate of dividend being raised to 9%। अब होता क्या, आपको मैंने ना इंटरनल इको में सिखाया था, जब फेस वैल्यू कम हो रहा है तो हम ग्रॉस एंट्री मारते, फेस वैल्यू पूरी हटा देते, नया वाला फेस वैल्यू क्रेडिट करते और बाकी कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करते। यहाँ पेड अप वैल्यू कम हो रहा है, तो जब पेड अप वैल्यू 100 से 80 में जा रहा है तो आप सिर्फ जो 20 का डिक्रीज है उसका एंट्री पास करते हो। लेकिन 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 यहां रेट ऑफ डिविडेंड भी चेंज हो रहा है। आपका पहले 7% प्रेफरेंस शेयर था, अब वो प्रेफरेंस शेयर हो गया 9%। सो यहां भले ही से पेड अप वैल्यू कम हो रहा है, फिर भी आपको पूरी की पूरी ग्रॉस एंट्री पास करनी पड़ेगी, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ऑल्सो चेंजिंग। तो देखो मैंने एंट्री कैसे मारी है, 7% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 9 lakhs टू 9% प्रेफरेंस शेयर 80 रुपीज वाले 7,20,000 टू कैपिटल रिडक्शन। ध्यान रखना ये कोई सब डिवीजन है, कंसोलिडेशन नहीं है जिसमें आप कैपिटल रिडक्शन क्रिएट नहीं करोगे। दिस इज अ नॉर्मल रिडक्शन ऑफ वैल्यू। इस केस में पेड अप वैल्यू कम हो रहा है, बट स्टिल मैंने नेट एंट्री नहीं मारा। देखो पेड अप वैल्यू में हम क्या करते थे नॉर्मली, पता है कि हम बोलते हैं प्रेफरेंस कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन 1.8 lakhs 1.8 lakhs, बट यहां क्योंकि परसेंटेज भी चेंज हो रहा है तो इसलिए हमने ग्रॉस एंट्री मारी है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे उसके बाद बोलता है पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू ₹10। अब इक्विटी में पेड अप कम हो रहा है, अब यहाँ इसे ने मिस्टेक कर रखी है। अब मान लो आपका फेस वैल्यू कितना है, 100 है, 100 से आप गिरा के 10 पे लेकर आ रहे हो, रिड्यूस्ड टू ₹10, तो 90 रुपीज का डायरेक्टली नेट एंट्री पास करना चाहिए था, बट व्हेन यू रिफर द आईसीआई सॉल्यूशन दे हैव पास द ग्रॉस एंट्री। तो इसमें मैंने भी ग्रॉस एंट्री पास किया है, बट मैंने करेक्ट एंट्री डिस्कस भी किया हुआ है। देखो जरा इधर मैंने कैसे पास किया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए वाले टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिडक्शन। चाहते तो नेट में भी एंट्री पास कर सकते थे। अगर मैं बोला नेट एंट्री की बात मैं कर ही क्यों रहा हूं, बिकॉज आप पेड अप वैल्यू कम हो रहा है। नहीं याद तो जाके मेरा अभी इसी रिवीजन में रिवाइंड कर पीछे देखो, जहां मैंने बताया था कैपिटल रिडक्शन में जब पेड अप वैल्यू कम होता है तो हम सिर्फ नेट एंट्री पास करते। एनीवेज ठीक है, आ जाओ। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट था और सेकंड एडजस्टमेंट था, ये हमारा हो गया। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, डायरेक्टर टू रिफंड ₹50,000 ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव बाय देम। कितने अच्छे डायरेक्टर है, डायरेक्टर को तो फ्लाइंग किसी दे दी। सर क्यों दी, सुनो, डायरेक्टर्स को कंपनी हमेशा डायरेक्टर फीस देती है। डायरेक्टर बोलता है कंपनी इतना नुकसान में, जो आपने हमको डायरेक्टर फीस दी थी हम वो कंपनी को रिफंड कर देते हैं। तो कंपनी के लिए फायदे की बात हो गई ना, जो पैसा उसने एज ए एक्सपेंस दिया डायरेक्टर को वो पैसा वापस आ गया, तो ये कंपनी के लिए फायदे की बात हो गई। तो हम एंट्री क्या मारेंगे, पैसा आ गया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि फायदा हो गया तो बोलना टू कैपिटल रिडक्शन। देखो ये वाला डायरेक्टर का रिफंड आ गया जो फीस का, वो खत्म कहानी। आगे फिर बोलता है डिवेंचर होल्डर्स forgo their interest of 26,000 which is included in the amount of trade payables। ये देखो कि एक तो क्या पता नहीं बेवकूफी कर रखी है, बोलता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रेड पेबल में जुड़ा हुआ है। अभी जुड़ा हुआ है तो जुड़ा हुआ है, बोलता है वो उन्होंने फॉरगो कर दिया। फॉरगो मतलब कंपनी के लिए फायदे की बात हो गई। यस सर, तो मैंने ट्रेड पेबल किया डेबिट। वाई ट्रेड पेबल डेबिट, क्योंकि बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इसमें जुड़ा हुआ है, तो जो भी इंटरेस्ट था वो आपने डेबिट किया ट्रेड पेबल के नाम से टू कैपिटल रिडक्शन 26,000। सिंपल है, आगे बढ़ जाते हैं सर। फिर बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स agreed to waive their claim for preference share dividend which are in arrears for last 3 years। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के जो अरियर्स है इट इज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी। उसके वेवियर पे अलग से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो नो एंट्री, बिकॉज कंटिजेंट लाइबिलिटी वेवियर पे कोई अलग से एंट्री नहीं आती है। हाँ, इसको पे करना होता तो नुकसान आपका हो जाता जरूर से, ठीक है। तो ये भी सिंपल है। एक्चुअली ये क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 6 और 7। ध्यान से पढ़ना, फिर एकदम इजी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा स्लो जाऊंगा तो एकदम कान और दिमाग वगैरह सब खुला रखना। 6% डिवेंचर होल्डर्स अग्री टू टेक ओवर चेन्नई वर्क्स एट ₹425 lakhs एंड टू एक्सेप्ट अलॉटमेंट ऑफ 1500 इक्विटी शेयर्स। लेट्स वेट हियर। बोलता है कि ये 6% डिवेंचर्स चेन्नई वर्क्स का पीपी ले जाएंगे। अच्छा, चेन्नई वर्क्स का पीपी दिख कितने पे रहा है, 775 पे दिख रहा है। तो सर ये 775 से पहले गिराकर हमको क्या 425 पे इसको डाउनवर्ड रिवैल्यू करना है, या फिर वो 425 का बुक वैल्यू लेके जा रहा है, हमको ये चीज नहीं पता। तो इसका इंटरलिंक्ड एडजस्टमेंट नीचे है, नीचे 9th वाला बोलता है चेन्नई वर्क्स कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। इसका मतलब क्या है, आप एक काम करो, अभी आपको जब नहीं समझ रहा ना तो आपको डाउनवर्ड रिवैल्यू मत करो। आप जितना भी चेन्नई वर्क्स का पीपी है उसमें से मान लेना कि 425 का बुक वैल्यू डिवेंचर वाले ले गए,
है ना। और फिर जो बचा हुआ पीपी रहेगा वो वैसे भी राइट ऑफ होने वाला है, वो वैसे भी एज पर एडजस्टमेंट 9 राइट ऑफ होने वाला है, तो टेंशन मत लेना। तो एक काम करते, 6% डिवेंचर होल्डर्स जो है, किधर है 6% डिवेंचर होल्डर्स, ये रहे 3 लाख वाले, ठीक है। अब डिवेंचर होल्डर्स बोला तो इंटरेस्ट भी देख लेना, बट इंटरेस्ट तो ऑलरेडी यहां बोलता है फॉरगो हो चुका है, वो छोड़ दो, ठीक है। तो सिर्फ डिवेंचर्स को देखना। वो ले गए 425 का पीपी, और साथ में और क्या ले गए, शेयर्स ले गए 1500 शेयर 10 रुपए के। इधर जरा देखना, देखो ये बोला हुआ है, ये 3.5 लाख के डिवेंचर 425 का पीपी ले गए और इक्विटी शेयर 15,000 रुपए के ले गए। ज्यादा ले गए ना, देखो ना इनकी खुद की वैल्यू 350 थी, लेके कितने का आइटम जा रहे, 440 का आइटम लेके जा रहे हैं सर। बैलेंस का क्या, वो इधर आगे बोला हुआ है, एंड अपॉन देयर फॉर्मिंग अ कंपनी कॉल्ड जिया लिमिटेड। देयर मतलब ये जो डिवेंचर वाले हैं ना, ये अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे। अरे वो कंपनी बनाए, इनको क्या करना है, आगे पढ़ो। दे अलॉटेड 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार टू स्टार लिमिटेड। ये क्वेश्चन में जो कंपनी है उसका नाम है स्टार लिमिटेड। अब इसमें पता है हो क्या रहा है, सिंपल सी बात, हमने अभी डिस्कस किया ना कि 350 के डिवेंचर 440 का आइटम लेके जा रहे हैं, एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं ना। तो अपन ने क्वेश्चन किया था, जब डिवेंचर कुछ एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, वो सेटलमेंट के लिए कभी कभी कैश लाता है कंपनी के अंदर। यहां सेटलमेंट के लिए डिवेंचर वाला कैश नहीं दे रहा है, डिवेंचर वाला शेयर्स दे रहा है। सो डिवेंचर वाला क्यों शेयर देगा, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये डिवेंचर वाले निकलकर एक नया कंपनी बनाएंगे, उस नई कंपनी के शेयर्स हमको देंगे, स्टार लिमिटेड को देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे नहीं समझ आए तो मैं इसकी आपको एंट्री बताने का ट्राई करता हूं। सुनना, आपके जो 6% डिवेंचर है वो बाहर चले जाएंगे। एक लाइन छोड़ के बोलना क्या क्या दिया इनको, एक तो पीपी दिया और एक हमने इक्विटी शेयर्स दिए। पीपी जो भी वैल्यू का हमने दिया 4.25 लाख का दिया, 15,000 के आपने इक्विटी शेयर्स दिए। डिवेंचर थे 3 लाख कितने के, 50,000 के। अब कुछ डिफरेंस आ रहा है ना, कुछ नहीं बोलते तो ये डिफरेंस हम कैपिटल रिडक्शन में ले जाते। एक क्वेश्चन किया था जहां वो बोलता है कि जो एक्सेस डिवेंचर लेके जा रहा है वो कैश लेकर आता है, इसमें बोलता है जो एक्सेस डिवेंचर वाले लेके जा रहे हैं उसके बदले वो इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। तो एक्चुअली बोलने को इक्विटी शेयर्स है, लेकिन स्टार लिमिटेड के लिए एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट है। सर इन्वेस्टमेंट क्यों, जब आपको किसी की कंपनी के शेयर्स मिलते हैं तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कैश बैंक यू आर गेटिंग अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 90,000। 90,000 कैसे, 9,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो अगर आप देखोगे तो ये सेम एंट्री मैंने यहाँ पास करके रखी है, 6% डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट 90,000 टू पीपी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबको समझा। अब चाहिए तो आप दोबारा ये एडजस्टमेंट पढ़ोगे, दोबारा मेरी एंट्री देखोगे, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा अगला, ये भी बहुत शानदार एडजस्टमेंट है। बोलता है चेन्नई वर्कमैन कंपेंसेशन फंड डिस्क्लोज दैट देयर वर एक्चुअल लायबिलिटीज ऑफ ₹1,000 ओनली। अगर आप देखोगे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, उसमें चेन्नई वर्क्स कितना दिया हुआ लाइबिलिटी 5,000। वो बोलता है 5,000 बोलने का है, एक्चुअल लाइबिलिटी कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 1,000 का है। तो लाइबिलिटी 5,000 से आपकी हो गई 1,000, आपकी लाइबिलिटी 5,000 से हो गई 1,000, तो 4,000 से लाइबिलिटी को गिराने की एंट्री मारनी पड़ेगी। अब क्योंकि लाइबिलिटी गिर रहा है तो फायदे की बात है आपके लिए, आप एंट्री मारोगे लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 4,000 दैट मींस योर लाइबिलिटी हैज नाउ बिकम ओनली 1,000 रुपीज। आगे बढ़ते, एज अ कॉन्सिक्वेंस इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड वर रियलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस। नाउ अब ये लाइबिलिटी को फंड करने के लिए हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ये लाइबिलिटी को फंड करने के लिए हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा था, और मैंने लिखा था बाजू में कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ चेन्नई वाले वर्कमैन कंपेंसेशन का था, ऐसा समझ के ले लेना। अब इन लोग क्या कह रहे हैं कि क्योंकि आपकी लाइबिलिटी 5,000 से सिर्फ 1,000 बची है, एज अ कॉन्सिक्वेंस इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड वर रियलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस। दैट मीन्स पता वो क्या बोलता है, बोलता है 15,000 के इन्वेस्टमेंट में से 1,000 रुपया बचा के रखो, 14,000 के इन्वेस्टमेंट बेच दो। क्या करो, 14,000 के इन्वेस्टमेंट बेच दो। एज अ कॉन्सिक्वेंस इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस। लाइबिलिटी क्योंकि अभी 1,000 की बची है बराबर, तो इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ 1,000 का ही बचाओ, 14,000 के इन्वेस्टमेंट बेच दो सर, ये बोलने का ट्राई कर रहा है। अब ये पहली बार में तो समझ ही नहीं आया ना हमको, इसलिए रिवीजन करवा रहा हूं। अच्छा आगे, अब बेचा कितने में इन्वेस्टमेंट्स, तो बोलता है एंटायर इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन बुक वैल्यू, ठीक है, एंड द प्रोसीड्स वर यूटिलाइज्ड फॉर पार्ट पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। तो ये पार्ट पेमेंट क्रेडिटर्स की बात बाद में करता हूं, पहले देखते हैं बेचा कितने में। इधर आओ, तो बोलता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट 15,400। हाउ कम 15,400, देखो इधर मैंने वर्किंग करके दिया हुआ है। 15,000 का इन्वेस्टमेंट था, 1,000 करना है रिटर्न, बचा कितना 14,000, इसको 10% के आप प्रॉफिट में बेचना, मतलब 15,400 में आप सेल करोगे, तो योर एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट 15,400 टू इन्वेस्टमेंट 14,000, जो प्रॉफिट है इट गोज इन कैपिटल रिडक्शन बराबर। तो इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट बेचा, कितना इन्वेस्टमेंट बेचा समझ में आया ना, यस। अब बोलता है जो इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा मिला उसे क्रेडिटर्स के पेमेंट कर दो,
पूरा क्रेडिटर नहीं भर पाओगे, जितना पैसा है उतना भर दो। तो पैसा आया 15,400, तो बस उतने की एंट्री मार दी, ट्रेड पेबल टू कैश बैंक 15,400, 15,400, दैट्स इट। क्या सबको समझ आता है ये वाला पार्ट? एकदम समझ आता है सर। आगे, इन्वेंट्री वॉज रिटर्न डाउन बाय 190 एंड प्रोविजन बनाने का, ये तो अपने को आता है ना, इन्वेंट्री गिर रही है तो टू इन्वेंट्री, प्रोविजन बन रहा है तो टू प्रोविजन, डेबिट कर देना कैपिटल रिडक्शन, ये सिंपल है। आगे, चेन्नई वर्क्स कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। अब चेन्नई वर्क्स में था क्या, 775 के चेन्नई वर्क्स में से 425 तो डिवेंचर वाले को दे दिया, तो बचा कितने का चेन्नई वर्क्स, बचा 350 का चेन्नई वर्क्स, राइट ऑफ करना है कैपिटल रिडक्शन टू पीपी चेन्नई वर्क्स का। सिंपल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है क्या सर? और कोई एडजस्टमेंट या नहीं है? वो बोलता है अच्छा कुछ नहीं है। सबसे पहले एक एडजस्टमेंट जो हमेशा भूलोगे, पीएनएल का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करने का है। कोई डेबिट बैलेंस है ना सर 2 लाख, तो एंट्री मारना कैपिटल रिडक्शन टू पीएनएल, पहले ये एंट्री मार देना। उसके बाद एक आखिरी एडजस्टमेंट बोला हुआ, काफी शानदार एडजस्टमेंट है, एनी बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन इज टू बी अप्लाइड 2/3 टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ बॉम्बे वर्क्स एंड 1/3 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब तक हम क्या करते थे, जो बैलेंस बचता है उसको सीधा उठा के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। वो बोलता है मुन्ना ऐसा मत करना, जितना भी बैलेंस बचे इतना बैलेंस बचता है, इस बैलेंस में से 2/3 से आप पीपीई ऑफ बॉम्बे वर्क्स राइट ऑफ करना। पीपीई में 2 था, चेन्नई वर्क्स, बॉम्बे वर्क्स। चेन्नई वर्क्स का तो हमने बहुत बात कर लिया था, बॉम्बे वर्क्स का पीपी आप 2/3 से राइट ऑफ कर दोगे। ध्यान रखना 2/3 किसका निकालना है, जो रिडक्शन का बैलेंस आया उसमें से 2/3 पीपी ऑफ बॉम्बे वर्क्स राइट ऑफ करोगे, बाकी 1/3 जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। इज दिस क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने एकदम तबियत से लेकर आपको रिवाइज कराने का ट्राई किया है। मैं रिवीजन के अंदर दोबारा रिवीजन करवा दूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, एक जो एडजस्टमेंट नंबर 6 है और एक एडजस्टमेंट नंबर 7 है, प्लीज ध्यान से देखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे लिए अच्छा कोई एडजस्टमेंट है, एक क्वेश्चन नंबर 16 है, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 2 लोग हैं, एक मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, इनका सेटलमेंट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा, दैट इज गिवन इन एडजस्टमेंट नंबर 3, ठीक है? फटाफट से देखना क्या बोलता है, बाकी सब कुछ सिंपल है, कुछ है नहीं। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 करने के लिए पहले आपको ये नोट पढ़ना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है? नोट पढ़ना पड़ेगा। क्या बोलता है, मिस्टर वाई होल्ड्स 60% डिवेंचर्स एंड जेड होल्ड्स 40% डिवेंचर। बोलता है जितने भी डिवेंचर है उसमें से वाई के 60% है, जेड के 40% है, ध्यान रखना। अच्छा, एक और हिडन एडजस्टमेंट, अगर डिवेंचर वाई और जेड के है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी उनके ही होगे ना। अरे जब डिवेंचर तुम्हारा है तो इसका इंटरेस्ट भी तुम्हारा ही होगा, है ना? अरे तुम समझे क्या? यस। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नीचे दिया हुआ है, वो भी वाई और जेड में 60-40 रेशियो में बांट देना। आगे बोला हुआ एक और डेटा कि जो ट्रेड पेबल्स है, मोर ओवर 1,60,000 वर ऑल्सो पेबल टू मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड एज ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल का टोटल अमाउंट देखोगे ना, इट इज हाउ मच, 5 लाख। उसमें से बोलता है 1 लाख वाई का है, 60,000 जेड का है, बचा हुआ अदर्स का रहेगा, बचा हुआ अदर्स का रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है? एनीवेज, समझा? अब ये एडजस्टमेंट पढ़ना, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड अग्री टू कैंसल 50% ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव टोटल डेट। वो 50% का डेट अपना कैंसिल करने को रेडी है, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। मतलब आप एक एक आदमी को डील करना, पहले वाई की बात करेंगे, वाई का जितना भी डिवेंचर है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है और जितना भी ट्रेड पेबल है, वाई कैंसिल ऑफ करेगा। आगे मिस्टर वाई एंड जेड ऑल्सो अग्रीड टू पे 1 लाख एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली इन कैश। एक तो डेट भी कैंसिल करेंगे, ऊपर से वो कंपनी के अंदर पैसा भी डालेंगे। बोलता है अग्री टू पे 1 लाख एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली इन कैश एंड टू रिसीव 12% डिवेंचर्स फॉर द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट मतलब वो अपना 50% डेट फॉरगो कर रहे हैं ना, बचे हुए के लिए वो नए डिवेंचर एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा सिमिलर एडजस्टमेंट में पहले भी किया हुआ है, बट यहाँ भी डिस्कस करो, सुनना। वाई का अलग करना, जेड का अलग करना, एंट्री का मारोगे, सुनना। जो भी वाई की लाइबिलिटी है वो आप डेबिट कर देना। तो 10% डिवेंचर जितना वाई का शेयर है, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाई का शेयर है, डेबिट। ट्रेड पेबल जो भी वाई का शेयर है, डेबिट। ये हो गया। वाई यहां तक रुका नहीं, वाई ने कंपनी में पैसा भी लाया, तो बोलेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू मिस्टर वाई, इतना पहले ड्यू कर देना। अब बोलता है कि जितना भी डेट था उसका 50% वाई कैंसिल करेगा। अब डेट कितना था, जब मैं कहता हूं कि 50% कैंसिल करना है तो डोंट कैंसिल 12,56,000 का 50%, दैट विल बी रॉन्ग। जितना वाई का डेट है उसका 50% वो कैंसिल करेगा। डेट मतलब ये 3, डिवेंचर, इंटरेस्ट, ट्रेड पेबल, ये 3 का 50% वो फॉरगो करेगा। इसमें कैश बैंक मत जोड़ना, कैश बैंक डेट नहीं था वाई का, ध्यान रखना, ठीक है? तो इसलिए जब मैंने बोला टू कैपिटल रिडक्शन, उसमें मैंने सिर्फ डेट का 50% लिया, बाकी जाएगा, बाकी के बदले हमको नए डिवेंचर इशू करने। सबको समझा? प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो जेड का भी देख लो, जेड में भी सेम, जो जेड की लाइबिलिटी है वो रिवर्स करो। जेड भी कैश बैंक 60,000 का लेकर आएगा, तो ड्यू करो टू मिस्टर जेड,
बराबर। फिर मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट, अब इसका 50% वो फॉरगो नहीं कर रहे, बोलते हैं डेट का 50%, तो सिर्फ डेट का 50% निकालना, इतना कैपिटल रिडक्शन में, बाकी के लिए आप नए डिबेंचर दे देना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ोगे एक भी पॉइंट नया नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। सो दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर या क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस? यस सर। अच्छा, फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। मैंने एलडीआर तो मार्क कर रखा है, लेकिन यहां भी पूरा क्वेश्चन एलडीआर नहीं है, यहां सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 3 एलडीआर है, हम उसको डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में द स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज डूइंग दोस क्वेश्चंस, मतलब 2-3 बड़े क्वेश्चन पकड़ लिए, उसको सब कर लो, उसके बाद हर क्वेश्चन में सिर्फ कुछ पार्ट नया है उसको देखना, क्योंकि बाकी जो आता है उसको करके आपको स्टार नहीं बनने वाले। स्टार बनना है वो कब बनोगे, जब नए एडजस्टमेंट्स को आप टैकल करना सीख गए। तो इसलिए मैं स्मार्ट रिवीजन करवा रहा हूं आपके लिए, जाना नए नए एडजस्टमेंट्स आपके लिए डिस्कस करूंगा, ठीक है। आ जाओ, तो एक बार है ना, इसको देखना इसमें है क्या। इस कंपनी में पहले तो 10% के डिवेंचर्स है ना, अब उसके बाद बोला है ओन डिवेंचर। ये पता है ओन डिवेंचर वगैरह की बातें हम बायबैक के अंदर भी करते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स वगैरह ना आपके लिए चैप्टर हुआ करता था, वो आपके सिलेबस में भी है नहीं, पहले होता था, बट उसके एडजस्टमेंट अभी भी पड़े हैं, तो ध्यान रखना। तो इधर हुआ क्या है, खुद के डिवेंचर अपने मार्केट में इशू किए, उसमें से ये जब इशू करोगे तो लाइबिलिटी है, अब खुद ही इशू करके आपने खुद के डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसलिए देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, जिसका नॉमिनल वैल्यू 6 लाख है और कॉस्ट कितनी है 5,76,000, मतलब नॉमिनल वैल्यू भले ही 6 लाख है, बट आपने खरीदा 5,76,000 में। अब ये ओन डिवेंचर क्या करना है पता है, या तो आप इसको मार्केट में किसी थर्ड पार्टी को बेच दोगे, है ना, तो बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस निकाल लेना, या फिर आप इसको अपने ही लाइबिलिटी के अगेंस्ट कैंसिल ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो अब यहां क्या करना है देख लो, बड़ा सिंपल है। ओन डिवेंचर ऑफ रुपीज 2,40,000 नॉमिनल वैल्यू वर सोल्ड एट 98 कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कुछ काम नहीं है इसके अंदर, एंड रिमेनिंग ओन डिवेंचर्स वर कैंसल्ड। अब इसको करने का ट्रिक बताता हूं, सिंपल सा सुनना। सबसे पहले आप पता है क्या करो, ये देखो कि आपके पास कितने डिवेंचर है, ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कैलकुलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, ये आपके डिवेंचर की कॉस्ट है, जबकि नॉमिनल वैल्यू ये है, ठीक है। तो आप ये पहले डिसाइड करो कि आपके पास नंबर ऑफ ओन डिवेंचर कितने। अब नंबर कैसे मिलेंगे, नंबर निकालने के लिए जो नॉमिनल वैल्यू है डिवाइड बाय फेस वैल्यू करना, तो आपको मालूम पड़ेगा आपके पास 6,000 डिवेंचर है। अब भले ही उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, 6,000 डिवेंचर आपके पास है, आपके लिए कॉस्ट पर डिवेंचर क्या है, क्यों, देखो वो 6,000 डिवेंचर तो है, लेकिन वो आपके बुक्स में 6 लाख पे नहीं दिख रहा है एसेट में, आपके बुक्स पे 5,76,000 पे दिख रहा है, तो कॉस्ट पर डिवेंचर निकाल लो। वो कैसे निकालोगे, जो भी आपकी कॉस्ट है डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डिवेंचर्स। अब ये सब रट्टा मत मारना, कॉमन सेंस की बात है कि जब नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल रहे हो तो नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू करना, नंबर ऑफ डिवेंचर मिलेगा। जब कॉस्ट निकाल रहे हो तो कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर्स, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवेंचर करना, कॉस्ट मिल जाएगा। बस आपके पास 6,000 डिवेंचर है और 96 रुपीज का एक डिवेंचर आपने जब खरीदा तो आपको इतने में पड़ा था। अब क्या बोलता है कि 2,40,000 नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर बेच दिए, इसको डील करेंगे। 2,40,000 नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर मतलब 2,400 डिवेंचर, 2,400 डिवेंचर, ये आपने बेचे। कितने में बेचे, 98 में। तो बेच के जो पैसा आया तो बोलना कैश बैंक अकाउंट डेबिट 98, है ना, जो भी टोटल अमाउंट है वो। 2, जब आप बेचोगे तो इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगा, बाहर हमेशा कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट पे जाएगा, दैट इज इट विल गो एट योर कॉस्ट। 96 में दिख रहा था ना, तो उस वैल्यू पे बाहर जाएगा, बराबर। प्रॉफिट लॉस अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विल ऑलवेज गो इन कैपिटल रिडक्शन। तो ये जो ओन डिवेंचर आपने बेचा उसकी एंट्री हो गई, एकदम सिंपल है, एकदम सरस है सर। अब बुद्धि लगाओ, 6,000 में से 2,400 डिवेंचर बेच दिए, 2,400 डिवेंचर यू हैव सोल्ड, दैट मींस हाउ मेनी डिवेंचर आर आउटस्टैंडिंग, 3,600। इसको कैंसिल करना है। अब ओन डिवेंचर कैंसिल करने का एक रूल होता है, क्योंकि ये ओन डिवेंचर मतलब क्या है, आपने खुद के ही डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है, तो जो डिवेंचर की लाइबिलिटी है वो भी कैंसिल होगी और डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट ये भी कैंसिल होएगा। बट एक रूल है, जो लाइबिलिटी है वो फेस वैल्यू पे कैंसिल होगी, बिकॉज वो रिकॉर्ड भी फेस वैल्यू पे होती है। जो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर है वो कॉस्ट पे कैंसिल होगा, बिकॉज आपके बैलेंस शीट में वो दिख भी कॉस्ट पे रहा है, देख रहे हो ना, वो 5,76,000 पे दिखा रखा रहेगा, अपन ने कॉस्ट पे दिखा रखा है, बराबर। और जो डिफरेंस है अंडर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। अब ये कैसे करें, लाइबिलिटी कैंसिल करने के लिए आप करोगे डेबिट, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट, 3,600 डिवेंचर है तो इसका फेस वैल्यू होगा 3,60,000 डेबिट। 2, ओन डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे, 3,600 डिवेंचर है, 96 की कॉस्ट थी, क्रिएट कर लो, कॉस्ट मिल जाएगा, बराबर। यहां मैंने करके भी दिया हुआ है। डिफरेंस इज द प्रॉफिट या लॉस ऑन कैंसिलेशन, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। बस ये एडजस्टमेंट को आप 1-2 बार कर लोगे, आपका बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है इसके अंदर। दिस इज द ओन डिवेंचर कैंसिलेशन या ओन डिवेंचर सेल वाला इन्वेस्टमेंट अंडर कैपिटल अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन।
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, इसमें एक और चीज बताता हूँ, इसमें आपको लेजर पूछा है, कैपिटल रिडक्शन ऑफ बैंक अकाउंट का। जब ऐसा लेजर वगैरह पूछ लेना तो जब एंट्री पास कर रहे हो हाथों हाथ लेजर में इंपैक्ट लेते हुए चलना। अब मैं मान रहा हूँ कि आप सीए इंटर के बच्चों, तो लेजर वगैरह तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद छोटे मोटे क्वेश्चन है, फिर हम सीधा जंप मार के ऐसे पुदक के आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। बट ये क्वेश्चन करने के पहले आपको सीखना पड़ेगा एक नया कंसेप्ट, सरेंडर ऑफ शेयर्स। अरे हाँ सर, हमने सुना था सरेंडर ऑफ शेयर के बारे में, काफी तकलीफ होती थी इस चैप्टर में, इस वाले कंसेप्ट पे। भाई आया है, आसान बना दूंगा, सिर्फ सुनते हुए चलना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर? चाहिए तो 1-2 मिनट का ब्रीदर ले लो और फिर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। आ जाओ, चलो अब आ जाओ अंडर दिस कंसेप्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स। नाउ हाउ इज सरेंडर ऑफ शेयर्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सिनेरियो, वो आपको मैं समझाने का ट्राई करता हूं, ठीक है? पहले थोड़ा समझने का ट्राई करना, एंट्रीज वगैरह मत देखो, एंट्रीज वगैरह मैं आपको लॉजिकली पूरी समझा दूंगा, बट आपसे कंसेप्ट समझने पे ध्यान देना। नॉर्मली होता क्या था, मान लो यहाँ मेरे शेयर होल्डर्स है, ये मेरे हाथ में शेयर्स है, ठीक है? तो यहाँ मेरे शेयर होल्डर्स है, ठीक है? दिख रहे शेयर होल्डर्स, दिख रहे? हाँ देखो सर, शेयर होल्डर्स है, ये गिली गिली शू। तो ये शेयर होल्डर्स को पहले मैं बोलता था यार कंपनी मुसीबत में, आपके थोड़े शेयर्स लेकर कैंसिल कर दूं क्या? तो पहले मैं इनके शेयर्स लेकर सीधा कैंसिल कर दिया करता था। तो मैं एंट्री मारता था इक्विटी शेयर कैपिटल पुराने वाले, जो भी छोटे मोटे नए शेयर्स बचे टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू वाले, और बोलता था टू कैपिटल रिडक्शन। ऐसे ही करता था, मतलब नेट में अगर एंट्री बताऊं तो ऐसे एंट्री मारता था, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। दिस यूज्ड टू हैपन जब मैं इक्विटी शेयर वाले से उनके शेयर्स लेकर ऐसे कैंसिल कर दिया करता था। अरे फट गया भाई, हाँ क्या करता था? कैंसिल कर दिया करता था। अब सरेंडर ऑफ शेयर्स में क्या होता है, मैं इक्विटी वाले को बोलता हूँ, ये देखो मेरे इक्विटी वाले को बोलता हूँ थोड़े शेयर सरेंडर करो ना। तो यहां वो शेयर जो मैं उनसे लेता हूं वो मैं कैंसिल नहीं करता हूं, वो मैं एक बाउल में ट्रांसफर करता हूं, उसका नाम रखता हूं शेयर्स सरेंडर्ड। तो मान लो मैंने इक्विटी शेयर्स वाले से उनके 70% शेयर्स लिए, कि ले लूं 70% शेयर्स, मान लो ये 70% शेयर्स है, ये लेके मैंने एक बाउल में डाले, इसका नाम रखा शेयर्स सरेंडर। क्या मैंने शेयर्स लेकर कैंसिल किए? ना मुन्ना ना, सिर्फ एक बाउल में ट्रांसफर कर रहे। अब मैं क्या करता हूं, इस बाउल में से शेयर्स आ गए सरेंडर किए हुए, इस बाउल में से थोड़े शेयर्स निकालकर मैं बोलूंगा डिवेंचर वालों तुम्हारे लाइबिलिटी है ना, ये लो शेयर्स रखो और लाइबिलिटी रफा दफा करो। अच्छा, थोड़े शेयर्स निकालकर बोलूंगा ट्रेड पेबल वालों, एक सेकंड ना, थोड़े शेयर्स निकालता हूं, सारे नहीं निकालना, हाँ थोड़े शेयर्स निकाल के बोला ट्रेड पेबल वालों ये शेयर रख लो, तुम्हारी लाइबिलिटी रफा दफा करो। मतलब शेयर सरेंडर वाली स्कीम में मैं इक्विटी वाले से शेयर लेकर कैंसिल तुरंत नहीं करता हूं, पहले मैं डिवेंचर वाले को देता हूं, फिर मैं थोड़े से ट्रेड पेबल वाले को देता हूं, फिर जो बचे हुए शेयर्स हैं इसको शायद मैं कैंसिल कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं। तो शेयर सरेंडर में हम इक्विटी वालों के शेयर्स लेकर लाइबिलिटी वाले को देते हैं और उनके लाइबिलिटी कैंसिल ऑफ करते हैं। नॉर्मल सिनेरियो में क्या करता था, इक्विटी वाले के शेयर्स लिए, इसका अलग कैंसिलेशन किया, फिर लाइबिलिटी वाले को कभी कैश में सेटल किया, कभी उनकी लाइबिलिटी पूरी पूरी फॉरगो कर दी, कभी उनको फ्रेश इशू करके नए शेयर्स दिए, ऐसा करता था। सरेंडर में हम ऐसा नहीं करते, एग्जिस्टिंग वाले से शेयर्स लेकर एक बाउल में ट्रांसफर करते और इस बाउल से डिवेंचर को दिया, इस बाउल से ट्रेड पेबल को दिया। अरे वाह, उड़ के चला गया। तुमको समझा क्या किया? और जो बचा हुआ शेयर्स रह गया उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, फटाफट से देखते हुए चलना। ये एके लिमिटेड, ये एके लिमिटेड की बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है, ट्रेड पेबल है। अब हुआ क्या सुनना, शेयर होल्डर्स ऑफ एके अग्रीड टू सरेंडर 70% ऑफ देयर होल्डिंग। तो एके के शेयर होल्डर्स ने ये 70% अपनी जो होल्डिंग्स है वो लाके सरेंडर कर दिए। क्या कर दिए? सरेंडर कर दिए। एंट्री क्या पास करोगे सुनना, कैंसिल मत करना, सरेंडर किया अब तक, कैंसिल अब तक हुए नहीं है, तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट। जितने भी शेयर सरेंडर किए वो यहां डाल देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर 7 लाख 7 लाख। पहला समझता है। फिर ये सरेंडर्ड शेयर्स लेकर मैं क्या करूंगा, डिवेंचर वाले को सेटल करूंगा। देखो मैंने किया, आउट ऑफ शेयर्स सरेंडर्ड 3000 of rupees 100, 3000 shares of rupees 100 were issued to debenture holders against their full and final settlement। तो यहां दो काम करना है, एक तो सरेंडर शेयर्स में से डिवेंचर वालों को शेयर्स देने हैं और डिवेंचर की लायबिलिटी कैंसिल करनी है। तो इसकी दो एंट्री आती है। सबसे पहले जब सरेंडर शेयर में से आप डिवेंचर वाले को शेयर दोगे तो एंट्री आएगी शेयर सरेंडर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्लीज डोंट पास द एंट्री शेयर सरेंडर टू डिवेंचर होल्डर, नहीं भाई,
आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, किसको दे रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सरेंडर्ड वाले शेयर्स में से आप इक्विटी शेयर्स डिवेंचर वाले को दे रहे हो। अब डिवेंचर वालों को देने की एंट्री नहीं आती है, बस शेयर्स देने की एंट्री आती है। अब वो डिवेंचर को दो, ट्रेड पेबल को दो, किसी को भी दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आप 3 लाख के शेयर्स दोगे, एंट्री विल बी शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 3 लाख कैसे आया, बोला था ना 3000 शेयर देने 100 रुपए वाले, डिवेंचर वालों को दे दिए। अब जैसे आप डिवेंचर वाले को शेयर दे दोगे ना, अपने दिल पे हाथ रख के सवाल पूछना, ये शेयर्स देकर कितने के डिवेंचर सेटल हो गए। तो मैं बोलूं ये शेयर्स देकर तो सारे ही डिवेंचर सेटल हो गए, ये शेयर्स देकर तो सारे ही डिवेंचर सेटल हो गए। तो सारे डिवेंचर को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देना। क्या कर देना, सारे डिवेंचर को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देना। ऐसा तुमको समझा क्या करना है? यस। अब आपके मन में एक ही सवाल आएगा, सर ऐसा क्यों किया? हम तो वैसा करते थे ना कि मान लो 10% डिवेंचर है 7 लाख रुपए के, अगर हमने उनको इक्विटी शेयर्स दिए 4 लाख रुपए के, सॉरी 3 लाख रुपए के, तो फिर हम सिर्फ बैलेंस डालते थे कैपिटल रिडक्शन में। ना मुन्ना ना, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना भाई। शेयर सरेंडर स्कीम में आप ऐसे नहीं करोगे। बाय द वे आपको मैं इस कंसेप्ट के एंड में प्रूफ करूंगा कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, बस जैसे मैं बोलूं वैसे करना। वापस से, इन केस ऑफ शेयर सरेंडर, पहले शेयर सरेंडर की एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी कैपिटल टू शेयर सरेंडर। उसके बाद सरेंडर शेयर्स में से जो भी आपने डिवेंचर वाले को दिए वो इशू करने की एंट्री, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये शेयर्स डिवेंचर वाले को देकर कितने वैल्यू के डिवेंचर सेटल हो गए, पूरे डिवेंचर सेटल हो गए सर, वो पूरे को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर मार देना। चलो और क्लैरिटी लेते हैं, ट्रेड पेबल की बात करते हैं। आउट ऑफ शेयर सरेंडर्ड 1200 शेयर्स ऑफ ₹100 वर इशूड टू ट्रेड पेबल। तो पहले शेयर सरेंडर में से ट्रेड पेबल को शेयर देने की एंट्री मारो, तो एंट्री विल बी शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स दिए, 1200, 100 रुपए वाले, तो 1,20,000 के शेयर्स गए ट्रेड पेबल को। तो शेयर सरेंडर से शेयर देने की एंट्री सिंपल है, शेयर सरेंडर टू इक्विटी कैपिटल। अब ये देकर कितने ट्रेड पेबल सेटल हुए वो लिखा है, वर इशू टू ट्रेड पेबल अगेंस्ट देयर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। शेयर्स देकर पूरे ट्रेड पेबल सेटल हो गए, तो जितने ट्रेड पेबल सेटल हुए पूरे जाएंगे कैपिटल रिडक्शन में। वेरी गुड आंसर। तो ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन 2 लाख 2 लाख। सबको समझा मैंने क्या बोला? यस सर। उसके बाद बोलता है बैलेंस शेयर्स सरेंडर्ड टू बी कैंसल्ड। अब आप देखो, हम शेयर होल्डर से कितने शेयर सरेंडर करके लाए थे, 7 लाख। कैलसिबल होना 7 लाख, इसमें से 3 लाख हमने दिया डिवेंचर को, तो 7 लाख में से 3 लाख माइनस कर देना। 1,20,000 हमने दिए ट्रेड पेबल को, बराबर, तो जो उसमें बचे हुए उसमें से 1,20,000 माइनस कर देना, बचेगा 2,80,000। बस ये 2,80,000 शेयर्स अभी किसी को नहीं देने, वो आप कैंसिल करना। तो एंट्री मारोगे शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। थोड़ा अलग तरीका है, इसलिए मैंने ये सब कंसेप्ट वंसेप्ट समझा के आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए। ठीक है, ध्यान रखना। इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, रिवाइज भी कराऊंगा, बट समझा अपन ने क्या किया इधर? यस सर। अब आप बताने वाले थे ना सर कि इसमें हमने वो लाइबिलिटी को पूरा पूरा क्यों ट्रांसफर किया कैपिटल रिडक्शन में, समझाता हूँ। अब अगर आप ये टेक्निक से देखोगे, जरा देखो ना इस क्वेश्चन में कैपिटल रिडक्शन कितना आया है। तो एक तो 7 लाख का आया कैपिटल रिडक्शन, एक 2 लाख का आया कैपिटल रिडक्शन, टोटल 9 लाख हो गया, और एक 2,80,000 का आया, टोटल हो गया 11,80,000। ये शेयर सरेंडर वाली स्कीम में आया कैपिटल रिडक्शन। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को शेयर सरेंडर नहीं मान के नॉर्मल तरीके से करता तो भी कैपिटल रिडक्शन उतना ही आता। कैसे सर? देखो, जैसे मान लो एके लिमिटेड ने 70% शेयर्स शेयर होल्डर के सरेंडर नहीं कैंसिल किए होते, तो एंट्री क्या मारते, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन 7 लाख 7 लाख, नेट एंट्री पास किया है। अच्छा, उसके बाद 7 लाख के डिवेंचर को 3 लाख का शेयर देकर निपटा रहे हो ना, तो एंट्री क्या मारते, 7 लाख का डिवेंचर टू इक्विटी कैपिटल 3 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 4 लाख, ये एंट्री मारते। अच्छा, 2 लाख के ट्रेड पेबल को 1200 शेयर दे रहे थे ना, तो उसकी एंट्री क्या मारते, ट्रेड पेबल 2 लाख टू इक्विटी शेयर्स 1,20,000 टू कैपिटल रिडक्शन 80। ये नॉर्मल तरीके से ऐसे करते हैं ना। इसके कैपिटल रिडक्शन का टोटल मारो, 7 लाख प्लस 4 लाख प्लस 80, दिस विल टोटल अप टू 11.8 लाख, जो अपना शेयर सरेंडर में भी सेम ही आंसर आता है। शेयर सरेंडर में भी सेम ही आंसर आता है। तो आप जो बोल रहे थे ना कि सर हम यहाँ डिवेंचर 7 लाख के पूरे पूरे क्यों ट्रांसफर करें कैपिटल रिडक्शन में, हमने तो 3 लाख के शेयर दिए ना सर, तो 4 लाख ही जाना चाहिए ना मुन्ना ना, वैसा मत करना। क्योंकि शेयर सरेंडर में जो आपने पहले शेयर सरेंडर करवाए ना, वो सारे के सारे कैपिटल रिडक्शन में नहीं गए, तो ये थोड़ा इनडायरेक्ट वे है। पर ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में बोले शेयर सरेंडर हो रहे, तो आपको सरेंडर वाले तरीके से करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। अब रिवीजन में रिवीजन कराता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब शेयर सरेंडर बोलेगा तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। उसके बाद अगर सरेंडर शेयर में से किसी को भी कुछ दिया
तो पहले देने की एंट्री माना, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना भी शेयर्स दिया उसकी एंट्री हो जाएगी। दूसरा, ये शेयर्स देकर कितने की लायबिलिटी सेटल हो गई, वो बोलता है डिवेंचर वाले की पूरी सेटल हो गई। तो पूरी सेटल हो गई तो पूरी लायबिलिटी को आप कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देना। अगला सेम चीज ट्रेड पेबल के लिए, पहले शेयर सरेंडर में से शेयर्स दो, दे देना सर। उसके बाद ये देकर कितने के ट्रेड पेबल सेटल हुए, वो पूरे ट्रेड पेबल कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर मार देना सर, मार दिया। उसके बाद जो बचे हुए शेयर सरेंडर है यू विल ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिडक्शन, दैट्स इट। भेजे में जाता है क्या? अगर जाता है तो चैप्टर आपको ऑलमोस्ट होने वाला है। अब मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन करवाता हूं। मैंने वैसे सहूलियत के लिए 2-3 और एग्जांपल दिए थे इस क्लास के अंदर, बट आपको अगर इतना समझा तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आने के लिए हम मैच्योर इनफ है कि हमको समझ जाएगा। आ जाओ फटाफट से, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। आपने को बैलेंस शीट दे रखा है रिवाइज लिमिटेड का, ठीक है। डेटा दे रखा है, आपको पूछा है जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट मांगे तो एंट्री मारते मारते से क्वेश्चन में जो भी अमाउंट पे इंपैक्ट है उसका लेते हुए चलना, डिस्कस करते। सबसे पहले बोलता है सब डिवाइड करना है इंटू 10 फुल्ली पेड अप। अभी तक कुछ सरेंडर वगैरह हुआ नहीं है, सब डिवाइड हुआ है। तो सब डिवीजन में शेयर्स की वैल्यू तो चेंज होती नहीं, सॉरी शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ शेयर ऑफ फेस वैल्यू चेंज होती है। तो मैंने सब डिवीजन की एंट्री मारी, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए वाले टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले, अमाउंट रिमेन्स द सेम, देयर इज नो कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद क्या बोलता है, आफ्टर सब डिवीजन ईच सरेंडर शेयर, ईच शेयर होल्डर शाल सरेंडर 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स, ठीक है। तो 50% को हमने सरेंडर करवाया, तो 10 लाख में से 5 लाख हो गए सरेंडर। एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। 5 लाख सरेंडर के पोटली में आ गए, सरेंडर के पोटली में आ गए। अब इसमें से डिवेंचर वाले को देंगे, ट्रेड पेबल को देंगे, वो सब की बात करेंगे। इधर आ जाओ, अभी यहां एडजस्टमेंट सी और डी को इकट्ठा पढ़ना। आउट ऑफ सरेंडर शेयर्स 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच शैल बी कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब सरेंडर शेयर्स इक्विटी वाले हुए थे ना सरेंडर, इसमें से थोड़े को प्रेफरेंस में कन्वर्ट करो और इशू करो। लेकिन किसको इशू करे वो डी पार्ट में बोला हुआ है। जैसे सरेंडर शेयर्स आ गए तो मैं ये सरेंडर शेयर्स में से निकाल के डिवेंचर को दूंगा, ट्रेड पेबल को दूंगा। तो वैसे ही बोलते हैं सरेंडर शेयर्स आ गए, इसमें से प्रेफरेंस निकाल के देना है। अबे दू किसको, वो डी पार्ट में बोला हुआ है, देख लो। द क्लेम्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों, शाल बी रिड्यूस्ड बाय 75% इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन। अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन द डिवेंचर होल्डर शाल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 लाख। अच्छा, ये जो शेयर सरेंडर में से प्रेफरेंस शेयर निकल रहे ये डिवेंचर वाले को देना है, तो सी और डी को साथ में पढ़ना। इधर आ जाओ फटाफट से। तो सबसे पहले सरेंडर शेयर्स में से प्रेफरेंस इशू करो, तो हम एंट्री मारेंगे शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। सर सरेंडर में तो इक्विटी आए थे, आपने प्रेफरेंस कैसे इशू किए? कन्वर्ट करके इशू किया, वो कंपनी ने किया रहेगा, अपने को टेंशन नहीं है। तो हम बोलेंगे शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। मतलब आपने डिवेंचर वाले को प्रेफरेंस दे दिए बराबर। अब ये देकर कितने के डिवेंचर सेटल हुए ये देखना है, ये प्रेफरेंस शेयर देकर कितने के डिवेंचर सेटल हुए। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्लेम्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75% इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन। ये जितने आप डिवेंचर रिड्यूस कर रहे हो इस रिडक्शन के कंसिडरेशन में, मतलब आपने ये प्रेफरेंस देकर सारे डिवेंचर होल्डर्स को सेटल नहीं किया, सिर्फ 75% को सेटल किया। तो इसलिए मैंने क्या किया सुनना, 2 लाख के डिवेंचर थे, 24 का इंटरेस्ट था, इन दोनों का 75% विल गेट सेटल्ड। तो उसका 75% विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। देखो मैंने यहाँ एंट्री मारी, 12% डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन, दोनों का जो 75% है वो। ध्यान रखना, जो मैंने एग्जांपल करवाया था सॉल्व वाला, उसमें मैं सरेंडर शेयर्स देकर पूरे डिवेंचर सेटल कर रहा था, यहां मैं सिर्फ 75% डिवेंचर सेटल कर पा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए मैंने उनको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर मार दिया। क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, इसमें एक और क्वेरी ये आती है, सर ये प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर वाले को गए, इसकी तो आपने एंट्री मारी नहीं। अबे उसकी अलग से कोई एंट्री नहीं होती है। जब कंपनी शेयर सरेंडर से प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है तो वो किसको इशू किया उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इशू करने की एंट्री आती है। तुमको समझा? जैसे अपन ने जब सॉल्व एग्जांपल भी किया था, सॉल्व एग्जांपल देखो मेरा जरा इधर। तो जब मैंने मान लो शेयर सरेंडर में से डिवेंचर वाले को शेयर्स दिए, तो डिवेंचर को दिए इसके अलग से एंट्री नहीं आती है, बस शेयर सरेंडर से शेयर इशू किए और डिवेंचर को कैंसिल किया, इसकी एंट्री आती है। सबको समझा क्या हीरो लोग? एकदम समझा सर, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया सर। ये सी और डी एडजस्टमेंट हो गया। अब ई वाला एडजस्टमेंट, ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस्ड टू 50%। ट्रेड पेबल को 50% पे रिड्यूस करो। इट इज टू बी सेटल्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ शेयर्स सरेंडर्ड। ट्रेड पेबल में अब कंफ्यूज मत होना, सुनना। ट्रेड पेबल में क्या बोला है, 50% को पहले रिड्यूस करो और फिर सेटल करो।
अब सेटल किसको करेंगे? देखो जो रिड्यूस हो गया उसको सेटल नहीं करना है, वो बोलता है ये तो 50% से आप रिड्यूस कर दो, बैलेंस जो 50% है इसको आप सेटल करोगे शेयर्स देकर, मतलब इनडायरेक्टली आपका ट्रेड पेबल पूरा सेटल हो गया। सर पूरा कैसे? 50% तो रिड्यूस हो गया और बाकी 50% को हमने शेयर्स दे दिए, तो इसकी एंट्री क्या रहेगी? पहले शेयर सरेंडर में से ट्रेड पेबल को शेयर्स दो, तो बोलेंगे शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 36,000 कैसे आया? बोला 50% ट्रेड पेबल को शेयर्स देना है, बाकी 50% तो ट्रेड पेबल ऐसे रिड्यूस कर देंगे। तो हमने ट्रेड पेबल को दिया शेयर सरेंडर में से शेयर्स। उसके बाद ये देकर मैं बोलूं पूरे ट्रेड पेबल रफा दफा हो गए। सर पूरे कैसे? 50% तो रिड्यूस हो गए और बाकी 50% को शेयर्स दे दिया, तो पूरे ट्रेड पेबल रफा दफा हो गए। अब जितने ट्रेड पेबल सेटल कर पाए उसको ट्रांसफर कर देना कैपिटल रिडक्शन में, तो एंट्री विल बी ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, दैट्स इट। ये ध्यान रखना, ये शेयर सरेंडर में इतना भी तमीज से कर लोगे काम आपका हो जाएगा। फिर सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करना है और शेयर सरेंडर जो अभी तक रीइश्यू नहीं हुए उसको कैंसिल कर देना। वो कैसे मिलेंगे? सबसे पहले देखो शेयर सरेंडर कितने करवाए थे, 5 लाख के सरेंडर करवाए थे, इसमें से 1 लाख का प्रेफरेंस दिया तो बचा 4 लाख, और उसमें से हमने 36,000 के और शेयर्स दिए ट्रेड पेबल को, तो बचा अपना कितना? 3,64,000 मैंने वर्किंग करके दिया है, उसको आप कैंसिल ऑफ कर देना। एंट्री विल बी शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन, और उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो बचा हुआ कैपिटल रिडक्शन है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। ऑफ कोर्स बैलेंस शीट वगैरह पूछी थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट, प्रैक्टिस जरूर करना है इसको, ठीक है। तो ये शेयर सरेंडर वाला कंसेप्ट था। सर शेयर सरेंडर पे और कोई क्वेश्चन है? एक और है, बता दो कौन सा वाला है, बट उसके पहले क्वेश्चन नंबर 22 देखना। पूरा क्वेश्चन एलडीआर नहीं है, सिर्फ 2 एडजस्टमेंट एलडीआर है। इसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 7। अच्छा एक कंपनी का नाम देख लो, पर्पल लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, पीवाईक्यू नवंबर 22 का। इसमें क्या बोलता है सुनना, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड फ्रॉम 6% टू 8% बट रीवैल्यूड इन अ मैनर इन विच टोटल रिटर्न ऑन देम रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये ऐसा सिमिलर एडजस्टमेंट अमालगमेशन में करते थे कि इतने प्रेफरेंस शेयर इशू करो कि उनका इंटरेस्ट मेंटेन रहे। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी सुनना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6% वाले डेबिट हो जाएंगे, उसकी वैल्यू बताता हूं कितना है, उसका वैल्यू है आपका 6 लाख रुपया बराबर। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% वाले दोगे बट डोंट गिव वर्थ ऑफ 6 लाख, आपको इंटरेस्ट सेम मेंटेन रखना है। तो पहले इंटरेस्ट कितना था वो बताओ, तो 6 लाख इंटू 6%, 36,000 का इंटरेस्ट था आपका। अब यही इंटरेस्ट मेंटेन रखने के लिए 8% के प्रेफरेंस दे रहे हो, तो आप कितने वैल्यू के प्रेफरेंस दोगे? तो डिवाइड बाय 8% कर देना, आपको आएगा 4.5 लाख। बस इतने के आपको प्रेफरेंस शेयर देने हैं। बचा हुआ आपका कहां जाएगा? टू कैपिटल रिडक्शन। तो यहां प्रेफरेंस शेयर का कितने के नए प्रेफरेंस शेयर देने वो निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बट एनीवेज ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। चलो उसके बाद एक और एडजस्टमेंट है, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 7। इसमें क्या बोलता है सुनना, कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 90% per annum from the current year which would be utilized for writing off the debit balance of P&L for how many years? For 3 years. The remaining balance of said account would be written off at the time of capital reduction process। क्या कह रहा है समझ नहीं आया? सुनो, जो आपका P&L का डेबिट बैलेंस है अंडर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिको, आप एंट्री क्या मारते हो? कैपिटल रिडक्शन टू P&L। कितना? 3 लाख 3 लाख, ये एंट्री मारते हो। वो बोलता है इस बार ऐसी एंट्री मारने की जरूरत नहीं है, मतलब एंट्री ये मारोगे बट आपका अमाउंट 3 लाख मारने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोलता है हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने वाले हैं बराबर। कितना प्रॉफिट कमाओगे फ्यूचर में? 90,000 कमाओगे पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, तो आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमाओगे 2,70,000 का। ये प्रॉफिट को आप यूटिलाइज कर लोगे टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस, तो 2,70,000 का प्रॉफिट कमाओगे, बट डेबिट बैलेंस 3 लाख है ना, तो कितना डेबिट बैलेंस अभी भी राइट ऑफ नहीं हो पाएगा? वो है -30,000 का। बस इतना ही आप आज राइट ऑफ करना फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन। मतलब पहले के केस में हम पूरा 3 लाख राइट ऑफ किया करते थे, वो बोलता है 3 लाख में से 2,70,000 आई विल टेक केयर ऑफ इन फ्यूचर, द कंपनी विल टेक केयर ऑफ इन फ्यूचर। कैसे? प्रॉफिट कमा के। तो आप आज बैलेंस नेगेटिव जो बचता है उसी को राइट ऑफ करना, दैट इज यू विल पास द एंट्री ओनली फॉर 30,000। देख लो, तो यहां ऐसे ही किया हुआ, देखो मैंने करके भी दिखाया हुआ। डेबिट बैलेंस कितना था? 3 लाख का था। फ्यूचर के प्रॉफिट कितने? 2,70,000 के, जो बचा हुआ नेगेटिव है वो आज राइट ऑफ कर देना। दैट्स इट। क्लियर? यस। उसमें और कोई भी क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था 22 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप आओगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये एक्चुअली एलडीआर क्वेश्चन नहीं है, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसमें सब आ जाता है।
जितना पढ़ा सब डिवीजन आ जाता है, शेयर सरेंडर आता है, नॉर्मल जो एडजस्टमेंट है वो भी आ जाते हैं। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपने मेरा पूरा रिवीजन देखा है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के तौर पे लास्ट में कर लेना, ठीक है। तो मैंने इसको स्टार्टिंग में लिख के भी दिया हुआ है, जब मैंने वो समरी बनवाया ना आपसे, तो देखो मैंने यहाँ लिख के भी दिया हुआ है कि मेरे हर क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है नॉट एलडीआर बट अ गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। मैंने क्वेश्चन नंबर गलत लिखा है, एक बार देखने दो, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 23 होना चाहिए, रियली वेरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 बराबर। एक सेकंड रुकना, हाँ सॉरी, मैजिक देखा रहेगा बीच में, नंबरिंग चेंज हो गई, वो मैंने सही कर दी थोड़ी। तो मैंने बता रखा है लास्ट क्वेश्चन इज नॉट एलडीआर बट गुड फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज इसमें सब कुछ कवर होता है, इसमें सब कुछ है, लेजर भी है, बैलेंस शीट भी है। सो यू कैन जस्ट डू दैट क्वेश्चन नंबर 23 फॉर प्रैक्टिस पर्पस। टॉर्मा लिमिटेड PYQ नवंबर 23 का क्वेश्चन है। दिस कंप्लीट्स द रिवीजन, डिटेल्ड रिवीजन आई मस्ट से ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एग्जाम में आए तो बोनस है, बट आए ना आए पढ़ना हमारा फर्ज है। पूरे दिल से कोशिश की आपके लिए चैप्टर आसान बना के एक छोटे से रिवीजन वीडियो में समेट के दे दूँ विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको रिवीजन वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है और जनरली रिवीजन वीडियो पसंद आया, एक छोटा सा कमेंट जरूर करके जाना, जो भी ऑनेस्टली आपको फील हुआ इस रिवीजन वीडियो के बारे में, बिकॉज आपके लिए वो कमेंट है बट मेरे लिए वो मोटिवेशन फैक्टर है टू रिकॉर्ड मोर सच ऑसम या फिर हेल्पफुल वीडियोस फॉर यू गाइस। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। अगेन बता दूं, बोर्ड नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके डाउनलोड करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप भी का नुकसान है, बिकॉज काफी सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आता है, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।